स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में दूसरे दिन आप देख रहे हैं उतार चढ़ाव वाला ट्रेड बना हुआ है। इंडेक्स को देखेंगे, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। करीब 150 पॉइंट्स नीचे आपको निफ्टी दिखेगा, 0.5% की गिरावट, 0.5% नीचे आपको सेंसेक्स दिखेगा और निफ्टी बैंक तो आउट परफॉर्म कर रहा है और हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर अगर आप वायदा बाजार की कुछ कंपनीज पर नजर डालेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स और वहां के शेयर्स पर नजर डालेंगे तो फिर आपको जरूर ज्यादा भारी गिरावट आती हुई दिखेगी। 2-2.25% नीचे आपको मिड कैप इंडेक्स करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप्स का भी यही हाल है और काफी सारे स्टॉक्स में तो आप 10, 12, 15, इवन 20% तक की गिरावट देख रहे हैं इस समय। तो थोड़ा मुनाफा वसूली का दौर हावी हो रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में। इंडेक्स लेवल पर भी आप वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है और इसके साथ ही कल वीकली एक्सपायरी पर भी नजर है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाजार के एक्शन की, जान लेते हैं इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या है। दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसला है निफ्टी। 18,300 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, अब 18,275, 18,250 के करीब सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच हल्की बढ़त के साथ हुए दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स यहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% मजबूत है। पर अन्य काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बिकवाली का दबाव आते हुए दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया वहां पर गिरावट है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज यहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। मेटल्स और एनर्जी यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट है, करीब 2 से 3% की। और ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है इस बीच आप विक्स पर रखिए नजर। 7% ऊपर आपको विक्स आते हुए दिख रहा है। 18 का लेवल भी अब विक्स ने किया है पार। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां पर एक्शन ठीक ठाक है इस समय। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, यूरोप के बाजार मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल बाजार में तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। कल हमने देखा लगातार 5वें दिन S&P और नैस्डैक तेजी में थे। डाउ फ्यूचर्स भी आपको सुबह से ही ठीक एक्शन दिखा रहा है। पर इस समय भारतीय बाजारों में थोड़ी चिंता बनी हुई है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बाजार में आपको करना है ट्रेड। आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और फिर थोड़ी देर में हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फोकस बन रहा है। पर फिलहाल कुशल, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं अहम बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। यहाँ पर ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज जो नतीजों का इंतजार है वहां पर हमें फोकस रखना है, जिसमें हैवेल्स इंडिया, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और सिंजीन अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही पीएम मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर की सीईओज और एक्सपर्ट्स के साथ जो है आज बातचीत करते हुए दिखेंगे। और अदानी सर्विसेज यहाँ पर भी फंड रेजिंग पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो देखना होगा कि वहां पर से क्या फैसले निकल कर आते हैं। 21 अक्टूबर यहां पर निफ्टी की 2 कंपनियां एशियन पेंट्स और JSW स्टील अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही F&O की लंबी लिस्ट है जिसमें बायोकॉन, कैनफिन होम्स, ICICI लोम्बार्ड, इंडियन होटल्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, एम्फेसिस, TVS मोटर्स, IEX और इंडिया मार्ट इंटरमेश शामिल है। इनफैक्ट कैबिनेट की बैठक भी कल 11:30 बजे होती हुई दिखेगी और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक दोपहर 3:45 बजे होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट IEX जो है यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर भी इशू करेंगे। तो इनफैक्ट इस पर विचार किया जाएगा, तो देखना होगा कि वहां से क्या डिसीजन आता है। साथ ही भारतीय एयरटेल का जो राइट्स इशू है वो बंद होता हुआ दिखेगा। प्राइस 535 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है। आपको याद दिला दें कि यहाँ पर जो राइट एंटाइटलमेंट की जो ट्रेडिंग है वो 14 अक्टूबर को बंद हो चुकी है पहले ही। 39.22 करोड़ शेयर्स के राइट्स इशू के जरिए करीब 21,000 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की। और साथ ही जो एंटाइटलमेंट रेशियो है, एक राइट शेयर पर 14 शेयर के बदले एक राइट शेयर आपको दिया जाएगा। टेक्समैको रेल, इसके भी राइट्स इशू की एक्स डेट है। प्राइस 23 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था और एंटाइटलमेंट रेशियो 2:7 का यहां पर रखा गया था। कैनफिन होम्स इनफैक्ट नतीजे तो आएंगे ही, साथ ही बोर्ड बैठक है फंड जुटाने पर, तो यहां पर भी किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड रेजिंग होती है और कितनी फंड रेजिंग होती है ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन होटल्स, राइट्स इशू के साइज और पूंजी जुटाने पर फैसला होगा। 23 अगस्त को बोर्ड से 3,000 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी थी। बीपीसीएल और भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के बीच जो स्कीम ऑफ एमलगमेशन है उसको लेके बोर्ड की बैठक होने वाली है, तो यहां पर फोकस रखिए। और साथ ही जी एंटरटेनमेंट की याचिका पर इन्वेस्को और OFI से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है, तो यहां पर देखना होगा कि जो मामले में इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जो अगली सुनवाई है ये कल के सत्र में होती हुई दिखेगी। और माइंड ट्री अंत में 21 तारीख के लिए जिसपे 10 रुपये प्रति शेयर के एक्स डिविडेंड ये होते हुए नजर आएंगे। 22 अक्टूबर आप देखिए PVR, आइनॉक्स लेजर और तमाम जो मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक्स और कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि
यहाँ पर महाराष्ट्र में 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर जो है वो खुलते हुए दिखेंगे। और अपोलो पाइप्स 22 अक्टूबर को ही यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है बोनस इशू पर, और साथ ही Q2 नतीजों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी अपोलो पाइप्स को लेकर। और अंत में मजेस्को, जहां पर चेंज ऑफ नेम होता हुआ दिखा है, मजेस्को लिमिटेड जो है 22 अक्टूबर को अब इसका नाम बदलकर ऑरम प्रॉपटेक लिमिटेड रखा जाएगा। तो ये है आपके लिए ढेरों इवेंट्स और ऑफ कोर्स नतीजों की है लंबी लिस्ट आने वाले दिनों के लिए। आज भी 3 वायदा बाजार की कंपनीज के नतीजों का है इंतजार। आइए वरुण से जान ले उन कंपनीज जिनके नतीजे ऑलरेडी आ गए हैं और आज के कुछ और खबरों वाले शेयर्स भी। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले तो पिज़्ज़ा पार्टी जारी है। यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स के नंबर्स ठीक ठाक है। ऑलमोस्ट अगर मुनाफा देखेंगे तो 110 करोड़ का अनुमान हमारा था, 122 करोड़ पे मुनाफा आया है। कंपनी के मार्जिन्स पे हमारा अनुमान करीब 25.5% का था, 25.7% पे आया है। कामकाजी मुनाफा 287 करोड़ पे आया है, 275 करोड़ के आसपास का अनुमान था। आय जो है 1100 करोड़ पे आई है, 1080 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स हमारे अनुमान से थोड़े बेहतर ही है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है अभी तक आई नहीं है, उसका इंतजार है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स घाटे से मुनाफे में आई है। 1.7 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने करीब 47 लाख का मुनाफा किया है। मुनाफा कम है लेकिन मुनाफा किया है, ये बात अच्छी है। आय जो है 57.7 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ पे आई है। ताज जीवीके पे नजर रखिएगा। इनफैक्ट जितने भी होटल काउंटर्स है ना, यहाँ पे अच्छी बात हो रही है कि कुछ काउंटर्स एबिटा फ्रंट पे और कुछ कंपनियां बॉटम लाइन फ्रंट पे मुनाफे में आ रही है। ताज जीवीके अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है। 9.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 3.7 करोड़ के आसपास के मुनाफे कंपनी ने किया है। आय 10 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ पे आई है। इसके पहले आपको याद होगा ओरिएंटल होटल जो है वो भी एबिटा फ्रंट पे घाटे से मुनाफे में आई थी। इप्का लैब्स शेयर विभाजन पे 13 तारीख को कंपनी की बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज विशाखापट्टनम के 2 प्लांट को यूएस एफडीए की जांच जो है वो जारी है। हनीवेल ऑटोमेशन बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को 497 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कंपनी को 12.4 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बिजनेस का गूगल क्लाउड इंडिया के साथ करार हुआ है। करार में एसएमई और स्टार्टअप को फायदा मिलेगा। 399 के रिचार्ज पर ग्राहकों को गूगल वर्क प्लेस जो है उसकी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा और एक न्यूज़ है कि स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए इस कंपनी ने 4 साल के मोनेटोरियम का विकल्प जो है वो चुन लिया है। टेलीकॉम डेटा भी आया है जहां अगस्त में वोडाफोन ने 8.33 लाख ग्राहक जो वो गंवाए हैं। भारतीय एयरटेल ने 1.3 लाख ग्राहक जोड़े हैं और रिलायंस ने जियो ने 6.49 लाख ग्राहक जो है वो जोड़े हैं। इंडसइंड बैंक खबर यह है कि ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड पर ईएमआई की सुविधा जो है ये कंपनी देने वाली है फेस्टिव सीजन में। सांगी इंडस्ट्रीज में Q2 में सचिन बंसल जी ने 2.03% और मुकुल अग्रवाल ने 1.34% हिस्सा खरीदा है। पावर ग्रिड में LIC ने सितंबर तिमाही में 1% हिस्सा कम किया है। टाटा पावर में LIC ने हिस्सा बढ़ाया है 5.04% से बढ़ा के 5.79%। गोदरेज इंडस्ट्रीज में LIC ने हिस्सा घटाया है 3.86% से घटाकर 2.12%। ब्लॉक डील हुई है टाटा पावर में 25 लाख शेयर की और देवयानी इंटरनेशनल में 10 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। बड़े सौदे कई सारे शेयर्स में होते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच वरुण 26.3% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो बढ़िया है 20 से 25% के आसपास का अनुमान था। जो हायर अनुमान सबसे ज्यादा मैंने देखा था वो 25% का था, तो उससे भी अच्छा ऑन द हायर साइड आया है। तो ये अच्छा है। तो आप देखिए ना, हर पैरामीटर पे नंबर अच्छे हैं, भले वो मार्जिन हो, भले वो मुनाफा हो, भले वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। स्टॉक क्यों नीचे है? चल गया था पहले और क्या। बिल्कुल। और वैसे भी आजकल माहौल भी वैसा है ना, कितने भी अच्छे नंबर है, आप L&T टेक सर्विसेज के देखिए, कितने अच्छे नंबर है, स्टॉक बढ़ गया। IRCTC के तो नंबर्स ही नहीं आए अभी तक, फिर भी स्टॉक कल 25% ऊंचाई से गिरने के बाद आज भी करीब 20% नीचे है। तो आइए जानते हैं क्या चल रहा है इन काउंटर्स में और बाजार पर किस तरह की आपको बनानी है रणनीति। हमारा दमदार पैनल है आपके लिए तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही वागले साहब, किरण जी, सच्चिदानंद उत्तेकर और आशु मदान सर भी हैं और थोड़ी देर में जय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशु जी, बाजार पर आपकी राय सर, क्या चल रहा है, स्पेशली जो कल 2:30 से 3 बजे के बीच शुरू हुआ था एक्शन और अब तक जो हुआ है, कैसे समझें इसे? मैंने अनिल जी ने कहा था कि कॉशियस रहने का क्या रीजन है, क्या है, इतना कुछ तो चल रहा है, तो मैंने कहा था जो पैसा बना हुआ है वो संभालना चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो दीपांशु, मैंने 3 ही स्टॉक्स बोले थे, टाटा केम, टाटा मोटर, टाटा पावर। वो ब्रैकेट वो वाला बोला था जो इतना हाई बीटा। अनिल जी को मैं आज मॉर्निंग में सुन रहा था दीपांशु, इंसिडेंटली अनिल जी अभी नहीं है, कि 2 दिन में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुए।
तो दीपांशु 5 दिन में भी या 15 दिन में भी कोई ऐसे फंडामेंटल चेंज नहीं हुए थे, तो 40-50% की फिरोशियस मूव इनमें देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है कि हमने या बाकी एनालिस्ट ने कॉल नहीं दी थी, टाटा केम की भी दी, टाटा मोटर के बारे में बोला था, टाटा पावर पिछले 1-2 महीने से डिलीवरीज बोल रहे थे, बट इतना अनबिलीवेबल ऐसा क्या हो गया था? सो दीपांशु, वो एक ऐसा जब मोमेंट आता है तो वो कॉशियस इसलिए रहते हैं कि भैया बुक करके आप साइड पे बैठ जाओ, दैट इज द बेस्ट वे। और उसके बाद अगर या तो साइड पे बैठ के पेशेंटली वेट करो कि मार्केट में, मैंने कहा था, सब कुछ नीचे मिलेगा, और आज देखिए 2 दिन में सब कुछ नीचे मिल रहा है। तो पर्पस ये होता है कि अगर आपके हाथ खाली होंगे तो मिलेगा, नहीं होंगे तो आप यू विल बी नर्सिंग दी वुंड्स जो आपके हाथ में है। तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज उन स्टॉक्स में हुआ है दीपांशु, और उस ऐसे मूवमेंट के बाद जब इतनी मूवमेंट ऊपर में आ जाती है तो उन स्टॉक्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बैठना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उसको सौदा संभाल नहीं पाएंगे। तो द ओनली ट्रेड इज नो ट्रेड इन दो स्टॉक्स एंड गेट आउट ऑफ देम। सो वन इज दैट, जो आपने पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात की। निफ्टी में भी दीपांशु एक करेक्शन की बात लगती थी, जो मैं 2 बार से इंश्योरेंस भी बोल रहा था, तो वो हमने देखी है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती लेकिन सबड्यूड रहेगा। अब हालांकि अब क्या करना है दीपांशु, मतलब आप ये देखिए L&T जो हमारा फेवरेट स्टॉक था वो भी 50 रुपए ऊपर से नीचे है, ले सकते हैं। लेकिन 2 सेक्टर्स हैं दीपांशु जो मुझे लगता है जहां पे अब आप डिफेंसिव में रह सकते हैं, क्योंकि अब डिफेंसिव का ये फ्रॉथ, ये जो हाई बीटा और जो इतना मतलब 50% ऊपर 20-30% नीचे, इन स्टॉक से अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ स्पेक्टेटर बन के रहेंगे तो ही बच पाएंगे। तो जो 2 डिफेंसिव सेक्टर लगते हैं दीपांशु, आई स्टिल टो द सेम लाइन कि PSU बैंक्स मुझे अभी भी ठीक लगते हैं। अगर किसी को लेना है तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि ये नॉर्मल स्टॉक्स हैं, इनमें वो फ्रॉथ नहीं है, इसमें वो मारामारी नहीं है, इसमें कोई उल्टी सीधी री रेटिंग नहीं है कि सडनली 50 ऊपर। तो अगर मार्केट को संभलना है या स्टेबल होना है तो वो। दूसरा फार्मा, तो अब हैविंग सेड दैट, फार्मा में मेरी एक कॉल है दीपांशु, अभी बिगुल बता दीजिए फार्मा स्टॉक जो अब लेना है, एक उसकी एक कॉल है और मैं देना चाहता हूं। तो सर बिगुल मैं आपके लिए भी बजाता हूं और बाकी एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं। आशु सर आपके पास आता हूं, उससे पहले वागले साहब ने ऑलरेडी बोल दिया था बिगुल का, तो चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। पीआई इंडस्ट्रीज में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हुआ है, लेकिन अभी बात करते करते ये प्राइस गिरा है। मेरे को एक्चुअली बेचना है 3060 में, अभी 304548 है। बाउंस पर बेचिए 3060, 3070। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यही रेंज में दिया है। यहाँ से मुझे लगभग 100 रुपए की डाउन मूव दिखती है। 3-3.5% की डाउन मूव आज और कल में मिलनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3105। आपका टारगेट होना चाहिए 2970, 2950। 2970, 2950 के लिए बिकवाली करें पीआई इंडस्ट्रीज। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है पीडिलाइट इंडस्ट्रीज में। जिस तरीके से इसने 2440 का लेवल निकाला है, मुझे लग रहा है यहाँ से जो मीनिंगफुल सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 2370 के आसपास ही है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 2450 पे। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 2370 का, एंड फाइनल टारगेट जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर एस्केलेट हो जाता है, बड़ी गिरावट आती है, तो लगभग 2330 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो बिकवाली करनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। पिडिलाइट और पीआई इंडस्ट्रीज दोनों पी से हैं, यहां पर गिरनी है बिकवाली पर। आशु सर कह रहे थे पी से फार्मा, वहां पर कुछ मौके बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। देखिए दीपांशु, आइडली तो होता है कि एक लेवल के बाद जब इतना मार्केट में मारामारी हो जाए तो आपको शांति रखनी चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करके। और अगर आपको ध्यान हो, जो कॉन्वर्सेशन हुई थी कि पिछले 6 महीने 1 साल में इतना पैसा बनाया है रिटेल ने आज तक, जितना वो जो तीसरी महाशक्ति जिसको बोलते हैं, तो बुक करके रहना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट दीपांशु, जो मार्केट में है वो मार्केट में जो पानी में रहेगा वो तैरेगा तो जरूर, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि डिफेंसिव का टाइम है। तो जो डिफेंसिव स्टॉक फार्मा में मैंने चूज किया है वो है ग्रैनुअल्स को दीपांशु, मतलब करेक्शन भी हो चुकी है और एक कंसोलिडेशन भी हो रही है। 318.20 का भाव है। मुझे लगता है इसकी डिलीवरी लेके रखनी चाहिए। जैसे मैंने दीपांशु आगे कहा था टाटा मोटर में कुछ हो रहा है, मुझे लगता है ग्रैनुअल में भी आगे पीछे करके कुछ ना कुछ जरूर होगा।
पास रखना चाहिए और डिले में लेना चाहिए। दीपांशु, मैं पहली बात बोलता हूँ, तो मैंने जो भी फ्यूचर के स्टॉक के पहले भी टाटा पावर भी, मोटर भी, टाटा कैम भी, एक लेवल के बाद डिलीवरी में क्योंकि लंबी मूव आती है तो पैसा भी बनता है और आप शांति से बैठ भी सकते हैं क्योंकि पैनिक नहीं होता मार्केट का। ओवरऑल मार्केट दीपांशु सबड्यूट लगती है, रिवर्सल जरूर आएंगे। पीएसयू बैंक एक सेफ स्पेस लगता है टू बी, समबडी स्टिल वांट टू बी, कुछ ना कुछ नहीं है तो। और दूसरा मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया ग्रैनुअल, जिसको लेके रखना चाहिए और 300 के अराउंड का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है कंसोलिडेट भी हो गया, करेक्ट भी हो गया है। आई थिंक टाइम इज राइट। और दीपांशु, मजा स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का आता है, जैसे एलएनटी किया या बाकी स्टॉक भी किया, जब बिल्कुल ठंडा बैठा हो। ट्रैक्शन तब आए जब चलने लग जाए, तो तब तो फिर प्राइस एक्शन में सबको देखने ही लग जाता है। सो आई थिंक ग्रैनुअल उसी फेज में है, तो इसको जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो खरीदारी करनी है ग्रैन्यूल्स, इस पर भरोसा आ रहा है आशु सर का। डिलीवरी ले लीजिए, 300 का लगाएं स्टॉप लॉस, 320 के करीब आपको स्टॉक फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए अब एक बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देखिए दीपांशु, कल मैंने और कुणाल जी ने एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया था स्ट्राइड्स में, वो भी गिर रहा है बुरी तरीके से और ये स्टॉक भी जो है इसका भी पूरा मंदी का पैटर्न है और ये स्टॉक भी बुरी तरीके से गिरने का पोटेंशियल रखता है। स्टॉक है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में देखें तो काफी बुरा एक ब्रेकआउट हो रहा है। एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पर देखें तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन विजिबल है। अभी तक हम राउंडिंग बॉटम की बात करते हैं, राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन विजिबल है और ये स्टॉक भी एक मेल्टडाउन के लिए तैयार है। तो कमिंस पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, डेली चार्ट पर पैटर्न बना है जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आता हुआ कमिंस इंडिया में दिखाई दे रहा है। जो टारगेट है वो 840 रुपए, 840 का पहला टारगेट बनता है, तो वहां तक की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखे हैं 895 रुपए पर, 895 पर। पहला टारगेट 840 का होगा, 840 रुपए का, और दूसरा इवेंचुअल टारगेट 820 रुपए का होगा। बड़ी गिरावट के लिए कमिंस तैयार हो रहा है। ओके, तो बिकवाली की कॉल्स आ रही हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, कमिंस, उसके सामने ग्रैन्यूल्स पर करें खरीदारी। अब तक की कॉल्स यही है। आइए देखते हैं जय को खरीदना है या बेचना है। बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने एक कॉल ऑप्शन दिया था, उसको हमने लगभग 30-35 रुपए ऊपर बुक भी करवाया। निफ्टी का एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था मॉर्निंग के स्पाइक डाउन के बाद और वो हुआ भी एज एंटिसिपेटेड। अब दीपांशु फिर से एक बिकवाली आई, बट ये लेवल्स पर एक कॉन्ट्रा बैट में देना चाहूंगा, वो बैंकिंग में से, बिकॉज बैंकिंग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो फेडरल बैंक अगर आप देखिए उसका 95 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे जो 3 रुपए के करीब आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 पे खरीदे, 1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क लोड को ध्यान में रखकर मैं दे रहा हूं, 1.5 का स्टॉप लॉस, 3 पे खरीदे, 5 और 6.5 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 से 102 तक के लेवल स्पॉट में देखने मिल सकते हैं फेडरल बैंक में। एक्सपायरी तक फोर्थ वेव खत्म हुई है और अच्छा खासा 38 to 50% रिट्रेसमेंट खत्म हुआ है दीप। तो अगर 100 से 102 होता है तो ये 95 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी, 5 और 7 हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिफ्थ वेव में लगभग ये 100 से 102 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से उनका जैकपॉट शेयर खरीदारी फेडरल बैंक के कॉल ऑप्शन पर। इस बीच दिन के निचले स्तर पर है बाजार। 18,250 का सपोर्ट भी निफ्टी ने अभी अभी तोड़ा है। करीब 180 पॉइंट्स की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी ऊंचाई से फिसलकर अब 100 अंक नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। तो बाजार में बिकवाली का प्रेशर हावी होते हुए दिख रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं डेज लो पर है इस समय ट्रेड। इस बीच IRCTC पर रखिए नजर, क्योंकि 20% का लोअर सर्किट IRCTC ने भी छू लिया है इस समय। तो बड़ी गिरावट IRCTC में आती हुई दिख रही है। डेज लो पे है ऑलरेडी, अभी थोड़ी देर पहले 18% नीचे था, लगभग उसी लेवल पर आ रहा है। कैश में अगर आप देखें, फ्यूचर्स की बात करें तो 20% नीचे IRCTC इस समय दिख रहा है। आशु सर, बिकवाली हो रही है, तेजी भी लगभग ऐसी हुई थी, बट जो पेस ऑफ सेलिंग है, जो इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग है इन काउंटर्स में, वो क्या बता रही है? स्पेशली IRCTC, जैसा आप कह रहे थे फंडामेंटली तो कुछ नहीं बदला है, तो क्या ये फंड्स की तरफ से सेलिंग आ रही है, फ्लोट कम है इसलिए आप देख रहे हैं कि छोटी सेलिंग पर भी ज्यादा गिरावट है, या कुछ और वजह है इस समय? दीपांशु, पिछले महीने अगर ध्यान हो तो मैंने एक बात बोली थी कि मार्केट का टेक्सचर चेंज हो गया है इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स में पैसे बने, स्टॉक्स में आएंगे। और दूसरी चीज भी फैक्ट है दीपांशु, स्टॉक्स में एक्सीडेंट होंगे।
करेक्शन नहीं आएगी, एक्सीडेंट होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी स्टॉक्स हैं जिनमें जो हाई बीटा बन गए हैं और जिनमें इस तरह की मूवमेंट दिखी है वो करेक्ट नहीं होंगे, उनमें एक्सीडेंट्स होंगे। तो इस एक्सीडेंट से आप बच के रह सकते हैं, नॉट पॉसिबल। कोई आप ये बोलो कि इस वॉलिटिलिटी को नेगोशिएट कर सकता है, कोई भी इम्पॉसिबल। मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि कोई इसको मैनेज नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने अभी बोला कि ओनली ट्रेड इज नो ट्रेड इन दी स्टॉक्स। कि आपने एक मूवमेंट खाई, अच्छी आपको मिली और आप दूर हो जाओ। उसके बाद अगर आप बॉटम फिशिंग, बॉटिंग हंटिंग करते रहोगे तो ये फिर वो फॉलिंग नाइफ हो जाते हैं और फिर आपको मतलब आपका सारा कमाया धमाया निकल सकता है इन स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसा होता है ना कि दिपांशु, अगर आप मुझसे पूछो IRCTC में कोई व्यू है, कोई व्यू नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, मेरी स्क्रीन पे नहीं होगा। क्योंकि अगर मीडिया पे या कोई व्हाट्सएप पे बात करता है तो मैं देख लेता हूं, क्योंकि हमें वो टेम्पटेशन को कंट्रोल करना है कि उसमें देखना ही नहीं है कि 20% करेक्ट हो गया या 20% बढ़ गया या इससे अच्छा कोई स्टॉक ही नहीं है, ये तो अब तो ये रेलवे की कंपनी नहीं है तो IT कंपनी हो गई है, कुछ भी बोलते रहो। ये ऐसी नॉइज से आपको बच के रहना पड़ेगा दोनों साइड पे। सो आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू ट्रेड एज पर मी। आई मीन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी तो दीपांशु हम जितनी फंडामेंटल और टेक्निकल्स की बात करते रहे इन स्टॉक्स में, लेकिन वो जो सिग्नल है ना वो है कि वो नो ट्रेड, आप कुछ नहीं कर सकते स्टॉक के अंदर। कुछ नहीं कर सकते। अब तो खैर 15 मिनट के लिए इंतजार भी करना है, 20% का जब सर्किट खुलेगा। एक्चुअली खुलते हुए दिख ही रहा है। अब यहाँ से और वीकनेस आपको IRCTC में दिखेगी, पर नज़र रखिए इस काउंटर पर। इस बीच नज़र रखिए कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स भी हैं। दीपक नाइट्राइट, आज सुबह आशीष केलकर साहब ने यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी और उनके लेवल्स भी आते हुए दिख रहे हैं। अगर किरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो किरण जी से भी पूछेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। किरण जी, दीपक नाइट्राइट, गुड आफ्टरनून सर। सुबह भारी गिरावट हुई थी और वहां से अभी और भी वीकनेस आ रही है, यहां से भी और लोअर लेवल्स देखते हैं सर, क्या राय देंगे? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और जो बुल ट्रैप हुआ है इस स्टॉक में, मेरा मानना है कि अभी भी लॉन्ग अनवाइंडिंग बिल्कुल बाकी देखने को मिल रहा है। जो वॉल्यूम्स है और जो OI देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये एक्सटेंड हो सकती है। मेरा मानना है कि 2400, 2350 ये लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि अभी भी अगर शॉर्ट पोजीशंस है तो बिल्कुल होल्ड करने चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 2610 का और मैं इंतजार करूंगा 2400, 2330 के आसपास। पर जैसे इन लेवल्स के आसपास आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और दीप, मेरे लिए एक प्लीज बिगुल बजवाइए, ऐसा ही एक स्टॉक जहां पे बुल ट्रैप है मेरे रडार पे आ गया है। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, ऐसे काउंटर्स जहां पे बुल ट्रैप हुए हैं उनमें से एक है औरोबिंदो फार्मा और परफेक्ट एक वेज पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। इधर से मुझे लगता है काफी अच्छी स्लाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि 2-3 चीजें, एक तो एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज 700 में लगभग 5.5 लाख शेयर्स है जो कि अनवाइंड होने हैं। उधर से मुझे और उसके कारण और गिरावट देखने को मिलेगी। और मेरे टारगेट 675 के पहले रहेंगे, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए 675 से 650, ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। इसका और एक कारण ऐसा है बेचने का, क्योंकि जब मार्केट ऊपर गया था बाकी के फार्मा स्टॉक्स चले थे, ये काउंटर था और स्टार का 2 काउंटर्स थे फार्मा में जो कि अंडर परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ रहे हैं। जब मार्केट में गिरावट आ रही है तो ये काउंटर है जो ज्यादा परफॉर्म करता नजर आएगा। तो इधर बिकवाली करनी है। 675 का पहला टारगेट, 650 का दूसरा टारगेट, उन टारगेट्स के आसपास रिव्यू लेना चाहिए। ओके, 675, 650 के टारगेट। स्टॉप लॉस क्या होगा इस पर किरण जी? दीप, आपका स्टॉप लॉस 700 का रखना चाहिए और शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करके चलनी चाहिए। ओके, तो टाइट स्टॉप लॉस है, ज्यादा दूर नहीं है। 694 पर करेंटली आपको दिखेगा काउंटर। 700 का स्टॉप लॉस रखिए। 675 और 650 के टारगेट्स के लिए बिकवाली आपको करनी है। यह है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर राय। इस बीच बाजार में बिकवाली और हावी होती हुई दिख रही है और एक एक करके काउंटर्स पर प्रेशर आपको आते हुए दिखेगा। दीपक नाइट्राइट तो अभी गिर ही रहा है। PI इंडस्ट्रीज पर गिरावट है। टाटा केमिकल्स 5% नीचे आते हुए दिखा है। ACC जो होल्ड आउट कर रहा था अब ये भी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। L&T टेक यहाँ पर नतीजे ठीक ठाक थे, गिरावट आई है। 5% नीचे आपको ये काउंटर दिख रहा है। तो वीकनेस हावी होती हुई दिख रही है। एक और काउंटर जहां पर वीकनेस है L&T फाइनेंस। हालांकि उतनी भारी गिरावट नहीं है, बल्कि थोड़ी देर पहले तो होल्ड आउट भी कर रहा था। इसके नतीजों का भी है इंतजार। तो आइए एक बार नतीजे कैसे रहेंगे L&T फाइनेंस के, ये भी जान लेते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताएं क्या है एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जो नंबर्स आते हुए दिखेंगे इस बार अच्छे होंगे। बेहद मजबूत नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो बाजार लेके चल रहा है।
रिस्ट्रक्चरिंग के फिगर्स और साथ ही जो स्लिपेजेस के आंकड़े हैं उसमें बड़ी गिरावट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। एसेट क्वालिटी में इस बार सुधार देखने मिलेगा क्योंकि पिछली तिमाही में कंपनी ने जो रिस्ट्रक्चरिंग थी वो कर दी थी, तो इस बार रिस्ट्रक्चरिंग के जो आंकड़े होंगे वो कम होते हुए दिखेंगे। स्लिपेजेस भी इस बार थोड़े से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इनकी जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो हल्के से बढ़ते हुए दिखेंगे। प्रोविजंस इस तिमाही में हल्के से बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बॉटम लाइन है वो भी इस बार बढ़ती हुई दिखेगी। कुल मिलाकर इनका जो मुनाफा है वो 33% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें करीब 18% से लेके 20% तक की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि उनके जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, होम कंज्यूमर लोन सेगमेंट है, वहां पे अच्छी इस बार जो ग्रोथ है वो देखने मिली है और इसी के चलते उनके लोन बुक्स डिस्बर्समेंट्स में भी इस बार सुधार देखने मिलेगा। नंबर्स अच्छे रहने का अनुमान है। एसेट क्वालिटी इस बार सुधरती हुई दिखेगी। टॉप लाइन करीब 20% और बॉटम लाइन की बात करें या मुनाफे की बात करें तो करीब 30 से 33% तक की ग्रोथ देखने मिल सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए L&T फाइनेंस। फिलहाल स्टॉक थोड़ा दबाव में है। वागले साहब, कोई राय L&T फाइनेंस के चार्ट पर? सर, बाकी जो गिरावट है बाजार में उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि अभी वीक हुआ। इससे पहले तो होल्ड आउट भी कर रहा था। सपोर्ट्स किधर है सर इसके? दीपांशु, यहीं पर है 90 का वो लेवल है जहां से ये बाउंस करना चाहिए और कर भी रहा है। हालांकि ये माहौल में मेरी बाय करने की सलाह नहीं होगी, बट शॉर्ट करने की बिल्कुल सलाह नहीं होगी। 90 के नीचे अगर सस्टेन होता है फिर ये 5 रुपए की डाउन मूव के लिए तैयार हो जाएगा। फिलहाल ये लेवल बेचने का तो बिल्कुल भी नहीं है। 90 से सपोर्ट लेगा तो ये 93, 94 तक जा सकता है। चलिए, तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस पर राय। नजर रखिए इस काउंटर पर। एक स्टॉक जो होल्ड आउट कर रहा है, सुबह वागले साहब ने भी यहां पर खरीदारी की राय दी थी और जय भी बुलिश थे इस पर। भारती एयरटेल। जय थोड़ा सुबह के लेवल से कूल ऑफ हुआ है, 700 के आसपास मिल रहा है, पर होल्ड आउट कर रहा है ट्रेड में भारती एयरटेल। अब क्या ये ट्रेड का लेवल है या फिर जिस तरह से अभी बाजार का मूड माहौल है रहने देना चाहिए? दीप, भारतीय एयरटेल तो अच्छा होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को। इनफैक्ट ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ही आ गया है, 700 के आसपास। तो दिस इज अगेन अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से जो मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाए वो लोग अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो हिसाब से ब्रेकआउट आया दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में इसके जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं दैट इज समवेयर अराउंड 727, 735, 727, 35 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में 690 के आसपास का सपोर्ट है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अच्छा ट्रेड बन रहा है लॉन्ग साइड पर, तो इसको ये लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है। ओके, इन लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है। वागले साहब ने भी सुबह कहा था अगर डिप मिले तो खरीदारी करें। 700 के लेवल के करीब आया। नजर रखिए भारतीय एयरटेल पर। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, उनकी कॉल है तैयार बिगुल BTST का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए मेट्रोपोलिस से इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि जिस तरीके से इसके 3 महीनों का डेटा है, लगभग जुलाई से लेके अब तक एक काफ़ी बड़े ऑस्किलेटिंग रेंज में स्टॉक एस्टैब्लिश रहा है। अराउंड 3200, 3150 के आसपास इसका अपर बाउंड है एंड नीचे 2700, 2650 के आसपास इसने एक काफ़ी कॉन्फिडेंट बेस बनाया है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 2830 से लेके 2930 के स्विंग्स बन सकते हैं फ्यूचर्स में। यहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2930 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़िया एक पुल बैक रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में मिलनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 2730 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा अराउंड 2930 का। खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। बिल्कुल, तो 2930 के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी आप करके चल सकते हैं। और आज सुबह मुझे याद है 10 की कमाई जय ठक्कर ने भी इस काउंटर पर आपको राय दी थी और जय के तो खैर और बड़े टारगेट्स है पोजिशनल बेसिस पर। ऑफ कोर्स 3250 के लिए जय ने भी आपको पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी की राय दी है। और अगर आप ट्रेड के लिहाज से देखें तो फिर 2830, 2930 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो नजर रखिए मेट्रोपोलिस, ये वन ऑफ द फ्यू काउंटर्स है जो इस बाजार में होल्ड आउट आपको करते हुए दिख रहा है। बल्कि आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा एक्शन और बनते हुए दिख रहा है। BHEL में, SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर भी आ रही है खरीदारी। कैनरा बैंक भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। साथ ही निपॉन लाइफ यहाँ पर भी एक्शन है और इंडियन होटल्स थोड़ी खरीदारी तो यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। तो कुछ काउंटर्स हैं स्पेशली PSU बैंक्स के जहाँ से आपको बाजार में सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। SBI सुबह इस काउंटर पर भी आपके लिए एक स्पेशल पिक आई थी राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, तो एक्शन वहाँ पर बना हुआ है। आइए किस तरह से रह सकते हैं हैवेल्स के नतीजे, क्योंकि वायदा कारोबार में यहाँ पर भी है हमारी नजर। जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं हैवेल्स कैसी रहेगी परफॉर्मेंस?
दीपांशु, नतीजे जो है मिले जुले देखने को मिले, क्योंकि बिक्री के लिहाज से आप देखें तो तिमाही इनके लिए काफ़ी ठीक ठाक रही है। 20% की ग्रोथ जो है आपको कंपनी की आय में देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से हम लगभग सभी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में देख रहे हैं कि कॉस्ट प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है, और हैवेल्स में भी सिमिलर केस है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट कॉस्ट बढ़ा है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड है, इसमें भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। तो इसका असर आपको मार्जिन्स पर देखने को मिलेगा। 17% से घटकर करीब 15% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन्स। कामकाजी मुनाफे को देखा जाएगा तो मामूली 2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और कंपनी का जो मुनाफा है इसमें 9% की गिरावट रहेगी। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ आय के लिहाज से तिमाही ठीक ठाक रही है, लेकिन आगे त्योहारी मांग को लेकर क्या कमेंट्री आती है इस पर नजर रहेगी। नतीजे मिले जुले आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए हैवेल्स। नतीजे थोड़े मिले जुले रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। एक कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहाँ पर बनते हुए दिख ही रहे हैं। पर इंडस टावर्स इसमें हो रही है अच्छी खरीदारी। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं, और फ्रेश स्पाइक आते हुए दिख रहा है इंडस टावर्स में। देखिए, इसमें डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरी एक्सपायरी अगर हम देखें तो लगभग एक डाउनवर्ड रेंज में रहा था काउंटर। जिस तरीके से इसने 300 के आसपास एक अपना क्लोजिंग बेसिस पे एक जोन मेंटेन किया है, मुझे लग रहा है काफ़ी कमेंडेबल स्टांस है ये। इनफैक्ट ऊपर के लेवल्स जैसे ही 308 306 के आसपास के ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है अराउंड 324 से 330 तक की प्राइस एक्सपेंशन भी हो सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक कंडीशनल कॉल मैं रेकमेंड करूँगा। 306 के ऊपर बाई कला होगी। स्टॉप लॉस आपको वही लगाना है अराउंड 298 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये है आपके लिए इंडस टावर्स, जहां पर आ रही है राय सचिन जी की तरफ से। और आइए अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बाजार को भी इंतजार था, थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है इंडेक्स लेवल पर। अब हम देख रहे हैं 18,250 के भी नीचे निफ्टी आते हुए दिखा है। और ऑफ कोर्स कल के जो डिजास्टर्स थे आज भी थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं, स्पेशली IRCTC। क्या चल रहा है सर? बिल्कुल दीप, बस थोड़ी देर में डेटा तैयार कर रहा हूँ, चूँकि एक कॉन्फ्रेंस में हूँ तो पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ। और मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई मार्केट का हाल बड़ा ख़राब है, आके एक बार डेटा देख ले। तो मैं बस 2 मिनट में आपको डेटा देखकर पूरा विश्लेषण देता हूँ। तब तक आइए, सेठी साहब हमारे साथ तैयार है। स्वागत करते हैं सेठी साहब का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफ़ी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफ़ी है। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा, खरीदारी करने का मन है? अभी लेवल्स अच्छे हैं? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपसे एक सवाल है कि आपने तो सोचा होगा कि आज मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा। नहीं, मुझे पता था कि आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आइडिया लग रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आ जाता हूँ ठीक उसी समय पे जब सेठी साहब की एंट्री होनी हो। तो आप ही के लिए विशेष तौर पर आया हूँ। तो अब तो जाहिर सी बात है आप कुछ न कुछ बेहतरीन खरीदारी के आइडियाज देंगे। शॉर्ट तो आप देते हैं नहीं? बिल्कुल अनिल जी, लेकिन एक और क्वेश्चन है अनिल जी आपसे कि इस लेवल पे अगर आपसे पूछूं कि आपको शॉर्ट करने में ज्यादा रिस्क लगती है कि लॉन्ग जाने में ज्यादा रिस्क लगती है इन लेवल पे? देखिए, रिस्क तो लाइफ में है ना, मतलब दोनों में है, बराबर है, और कुछ भी करें है ही है। लेकिन अगर करना हो तो लॉन्ग करने का वक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जब 18,200 के आसपास आप आ गए हैं, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदारी के लिए फेवरेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल अनिल जी, उसी तर्ज पे 2 स्टॉक है, और एक कैश मार्केट का और आज एक फ्यूचर्स का स्टॉक भी अनिल जी। तो पहले कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है देवयानी इंटरनेशनल, जो कि अभी 121 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है। जबरदस्त ब्रांड्स है रेस्टोरेंट के। ये जो यम ब्रांड्स करके इंटरनेशनल ब्रांड है, उसकी फ्रेंचाइजी है, जिसके अंतर्गत पिज्जा हट, KFC और टेको बेल, ये तीनों रेस्टोरेंट आते हैं। इवन कोस्टा कॉफी, और इनके पिज्जा हट के अराउंड 297 स्टोर्स है, KFC के 264 स्टोर्स है। ये रविकांत जयपुरिया ग्रुप की कंपनी है, जो कि वरुण बेवरेजेस नाम की जो एक और लिस्टेड कंपनी है, वो सिमिलर इसी ग्रुप की कंपनी है। और अनिल जी, आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये, और इसका एक और बात है कि ये इंटरनेशनली भी इनके पास लाइसेंस है, जैसे नेपाल के लिए है, नाइजीरिया के लिए, फिर इनके खुद के ब्रांड्स भी है, जैसे वांगो है, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, इस तरह के रेस्टोरेंट्स खुद के ब्रांड्स के भी है। बाकी हाल ही में IPO आया था अगस्त 2021 में, 90 रुपए के प्राइस पे IPO आया था, और IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। 116 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुआ था।
अनिल जी, आज इसको पिक करने के पीछे कारण भी है कि 22 तारीख से महाराष्ट्र में परसों से जो रेस्टोरेंट की टाइमिंग है उसको एक्सटेंड करके जो अभी तक 10 बजे की टाइमिंग थी 1:30 बजे तक किया जा रहा है, जिसका फायदा इन सब रेस्टोरेंट जहाँ पे आदमी जाके बैठ के खाना खाते हैं वो अलाउ हो जाएगा, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी में देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है अब ये ऊपर के लेवल से करेक्ट होने के बाद एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है और आज कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई है, तो इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 135 तक के लेवल्स आ सकते हैं और 115 का स्टॉप लॉस रखना है। 115 का स्टॉप लॉस और 135 तक के टारगेट के लिए देवयानी इंटरनेशनल में करें खरीदारी। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करने वाली और ये ओन करने वाली कंपनी है, जिसमें पिज़्ज़ा हट, KFC, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आप जानते हैं पहचानते हैं, उनको ओन करने वाली कंपनी देवयानी इंटरनेशनल, उनकी फ्रेंचाइजी चलाने वाली कंपनी, ये है आपके लिए पहला मौका खरीदारी करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सटी साहब आपने बताया दूसरा स्टॉक F&O स्पेस से आज। हाँ अनिल जी, आज F&O स्पेस से है। थोड़ा फ्लाइट टू सेफ्टी जो फ्रंट लाइन काउंटर्स है और उसमें भी एक डिफेंसिव सेक्टर से है जो मेरा एक पसंदीदा सेक्टर है और मेरे जो रिसेंट जितने भी कॉल्स है उन सब में टारगेट उसमें अचीव हुए हैं। बताएं सर, कौन सा स्टॉक है? अनिल जी, ये दिग्गज IT कंपनी है टेक महिंद्रा, जो कि अभी अक्टूबर फ्यूचर्स 1535 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक को भी यहाँ पे आज खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है इसके जो है नतीजे इस क्वार्टर के आने वाले हैं सोमवार को, और मुझे लगता है जिस तरीके से हमने इन्फोसिस, विप्रो के नतीजे देखे उसी तरह पे इसके भी नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। और हमने देखा नतीजों के बाद एक डेफिनेटली बहुत अच्छी एक तेजी बनी है इन सब स्टॉक्स में। हमने हाल ही में जो मिड कैप IT स्टॉक्स है जैसे LTI है, LTTS है, उनमें भी बाद में करेक्शन हुआ, बट अच्छे नतीजों के बाद एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान उनमें रहा है। और इसमें आज के अभी तो 2 दिन बाकी है, सोमवार को नतीजे हैं और कल अगर सेंटीमेंट सुधरते हैं तो मुझे लगता है कल ही ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस स्टॉक में आज खरीदारी करनी है और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1600 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है छोटा सा 1525 रुपए का। तो इस टेक महिंद्रा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। महिंद्रा एक F&O कॉल सेठी साहब की तरफ से, नतीजों का है इंतजार और साथ ही देवयानी इंटरनेशनल अनलॉक थीम पर है फोकस। यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। NBFCs पर रखिए नजर क्योंकि कुछ एक्शन वहां पर हो रहा है उतार चढ़ाव के बीच, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लगातार यहां पर कन्विक्शन कॉल्स रही हैं। जय की तरफ से भी कॉल आई है और किरण जी मुझे याद है कल भी आप इसके बारे में बात कर रहे थे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो ये अभी मूव आई है, क्या यहाँ पर कुछ मौका दिखता है सर, या फिर अवॉइड करें जिस तरह से वॉलेटाइल बाजार है? गिरावट देखने में मिली, पर ऐसे कई स्टॉक्स है जहां पे गिरावट नहीं देखी गई, उसमें से एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। तो मेरा मानना है कि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने चाहिए। 1400 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 1400 के नीचे आपका 4-5 रुपए नीचे, अब मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, इधर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एक बार 1475 ये लेवल निकल जाए तो एग्रेसिव होके बाय करना चाहिए। ये चार्ट पैटर्न स्पेसिफिकली अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया लेते हैं, पोजिशनल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसने जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो काफी बड़ा है, यानी पिछले 4-5-6 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो मेरा मानना है कि आपको अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो आते दिनों में ये 1550, 1575 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जहां पे रिव्यू लेना होगा। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है इस समय। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अभी एक ब्रेकडाउन आ रहा है। 2465, 2470 ये करंट भाव है, यहाँ पर बेचे 247273 तक एक 10-12 रुपए की अपसाइड आता है तो और बेचे। 2500 के ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस होगा आपका, जो आपकी रिस्क एक 30-35 रुपीज की होगी। ऑन द डाउन साइड पहला टारगेट 2380, दूसरा टारगेट 2330। बहुत खराब पैटर्न है, बहुत ही वीक पैटर्न है। ओके, तो यह है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इस पर आ रही है बिकवाली की राय वागले साहब की तरफ से। बिकवाली करके चलें, 2380, 2330 तक के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। इस बीच HPCL, जरा इसको पुलअप करिए, एक्चुअली OMCs पुलअप करिए, या फिर एक थोड़ी कंज्यूमर्स के लिए बात ज्यादा आ रही है। मैनेजमेंट का बयान आते हुए दिख रहा है और HPCL की मैनेजमेंट कह रही है कि फिलहाल भारत के लिए जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं
वो काफ़ी ज़्यादा है। ये है कहना HPCL की मैनेजमेंट का। स्टॉक तो खैर कमज़ोरी में है ही, बट मैनेजमेंट का बयान है कि ये तेल की कीमतें जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा है इस समय। इसके साथ ही इराक के पेट्रोलियम मंत्री का भी बयान आते हुए दिखा है। वो कह रहे हैं कि $100 तक कच्चा तेल आपको जाते हुए दिख सकता है। ब्रेंट जो फिलहाल $85 पर है, तो वहां से तो चिंता की बात आ ही रही है। पर HPCL की मैनेजमेंट का कहना है कि 60 से 70 बैरल के बीच की कीमत अनुकूल रहेगी जहां तक कच्चे तेल की बात है। तो दोनों तरफ से अगर आप देखें, तेल में एक तो जो तेजी है वहां से मैनेजमेंट भी कह रहा है कि ये काफी ज्यादा है, पर सामने इराक के ऑयल मिनिस्टर का कहना है कि देखिए यहां से और ऊपर आपको तेल के दाम जाते हुए दिखेंगे। जिस तरह से विंटर डिमांड भी अब आपको बढ़ती हुई दिखेगी यूरोप के देशों से, चीन की देशों से, और वहां से एक्शन थोड़ा और बढ़ेगा। फिलहाल कमजोरी में सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के काउंटर्स, और कमजोरी में बाजार भी 18,200 पर अब गिरते हुए दिख रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश। जय, जरा राय दें HPCL के चार्ट पर 2% नीचे, बाकी BPCL IOC भी लगभग वैसी ही गिरावट दिखा रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स में और भी हमें थोड़ी कमजोरी देखने मिल सकती है। खास करके अगर हम HPCL की बात करें थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का जो एक रिवर्सल आया उसमें और हमें और थोड़ा एडिशन हो सकता है डाउन साइड पर। 310 इमीडिएट बेसिस पर टारगेट है और पोजिशनली 302, सो 302 तक के लेवल्स तक ये फिसल सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि 302 तक के लेवल्स अगर आए तो बढ़िया लेवल्स हो सकते हैं फिर से एंटर करने के लिए। ऐसा ऑफ नाउ अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन हो तो एग्जिट कर सकते हैं। अगर किसे बेचना है तो आई थिंक बाउंस पे बेच सकते हैं। 319-20 के आसपास अगर आता है तो स्टॉप लॉस ऑन द अपसाइड शुड बी 328, टारगेट रहेगा 310 से 302। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं कमजोरी में, और कच्चे तेल की जब भी बात आती है तो फिर आप देखते भी हैं थोड़ा कंसर्न पेंट स्टॉक्स के लिए भी बढ़ता है। हालांकि पेंट कंपनीज यूजुअली ये बढ़ते दामों को पास ऑन कर देती हैं, पर क्या इस बार थोड़े दाम बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिछली तिमाही में भी दाम हमने बढ़ते हुए देखे थे, या फिर पेंट कंपनीज ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाएंगी? एशियन पेंट्स इस सेक्टर की दिग्गज के आने वाले हैं कल नतीजे। वरुण बताइए कैसे रहेंगे एशियन पेंट्स के नतीजे? डेफिनेटली दीप, तो आपने कहा कि पास ऑन कर देती है, नो डाउट पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं और मार्जिन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों के मार्जिन पे इंपैक्ट देखने साफ मिल रहा है। एशियन पेंट्स ने भी 2 बार प्राइस हाइक ली थी इस पिछले क्वार्टर में, लेकिन कच्चे तेल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इन कंपनियों के लिए कुल अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट देखेंगे तो उसमें 30 से 40% के आसपास का जो कॉस्ट होता है ना, वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है, जो कि क्रूड का एक डेरिवेटिव है, और इसके दाम बढ़े हैं। इसके चलते इस कंपनी के जो मार्जिन है 23.65% से गिर के सीधे 18.8% पे आने वाले हैं। साल दर साल इस तरह की गिरावट आपको मार्जिन में देखने मिलेगी। हालांकि ओवरऑल जो डिमांड है वो अच्छी है पेंट की, तो रेवेन्यूज़ जो है वो बढ़ेंगे। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यूज़ 38% बढ़ेंगे, 7,400 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं, और कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी अच्छी रहने वाली है, करीब 35 से 40% के आसपास रहेगी। जो बेस था वो करीब 11% के आसपास का था। मदद कहाँ से मिल रही है? एक तो रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, वहाँ से डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है। इंडस्ट्रियल और OEM डिमांड जो है वो भी अच्छी रहने वाली है, तो इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। और इन्हीं सब के चलते कंपनी के जो ओवरऑल मुनाफा है 9.2% बढ़ेगा, 930 करोड़ के आसपास ही आएगा। तो बेहतर डिमांड के चलते सेल्स अच्छी रहेगी, वॉल्यूम अच्छे रहेंगे, लेकिन कच्चा तेल इन कंपनियों के लिए सरदर्द है, मार्जिन गिरने वाले हैं। पास ऑन नहीं होता है, थोड़ा लैग के साथ होता है, तो चिंता तो है। मार्जिन्स की चिंता हम देख रहे हैं लगभग काफ़ी ज़्यादा कंपनीज पर आ रही हैं जहां पर कमोडिटी लिंक्ड है। और तेल की बात निकली, वरुण थोड़ी देर में आपसे जानेंगे भी कि तेल के बाजार में क्या चल रहा है। पर आइए उससे पहले इस समय बाजार में आपको क्या करना है, निफ्टी की 1% की गिरावट पर क्या राय है, जानते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल सर, सुबह से ग्लोबल बाजार तो ठीक ठाक हैं, बल्कि कल की गिरावट में भी ग्लोबल मार्केट्स में तो हमने कुछ एक्शन नहीं दिखा था। यूएस के बाजार कल पॉजिटिव थे, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल एकदम सपाट है, नास्डैक फ्यूचर्स भी एकदम सपाट है, कोई मूवमेंट वहां पर आपको नहीं होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा यूरोप के फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की सी गिरावट है, कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। और एशिया में तो हमने देखा हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर थे, जापान और चीन में भी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं दिखा। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है, निफ्टी 200 पॉइंट्स नीचे, क्या करना है सर?
दीप खरीदारी की रेंज में आ रहा है बाजार, रनिंग करेक्शन है और इस रनिंग करेक्शन में आपने 18,600 का हाई देखा, 18,600 के हाई से 18,100, 18,150, 18,200 ये सपोर्ट रेंज है बेसिकली जहां पर आप पहुंच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवर करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको खरीदारी करना शुरू करना चाहिए। यहां खरीदें 18,150 तक और खरीदें। 18,050, 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। वैसे तो जहां पर आप हैं अभी यही अपने आप में बड़ा सपोर्ट है, 18,150, 18,200। तो इस रेंज में भी शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है, यहां पर भी हल्की फुल्की फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा नीचे आए 18,150 तक और ऐड करें। 18,000 से नीचे की कमजोरी फिलहाल तो नहीं दिख रही, उसको आप एक बार स्टॉप लॉस समझकर आप खरीदारी कर सकते हैं। या अगर आपने खरीदारी की हुई है तो एक तरह से 18,150 का और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मान लें। मेरा ये समझना है यहां पर बेचने के बजाय खरीदने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। बाजार काफी हल्के हो चुके हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसकी दो वजह। पहला, ग्लोबल मार्केट्स अभी तक तो कोई खास खराब नहीं दिख रहे। अब रात को आज अमेरिका खराब हो जाए तो वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ग्लोबल मार्केट्स में खराबी है नहीं। अगर हमारे बाजारों को फॉलो करके अमेरिका कमजोर हो जाए तो थोड़ा बहुत उसका असर आ सकता है, लेकिन वो आप काफी हद तक ऑलरेडी प्राइस इन करके चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुट कॉल रेशो घटकर 0.94 पर आ चुका है, जो कि ओवरसोल्ड हो चुका है। कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, तो अगर हम दिन के लो पॉइंट पर आज बंद होते हैं तो कल के लिए एक बाउंस का मौका बनता है। अब बाउंस में दो चीजें हो सकती है दीप, आप 18,200 पर हैं, या तो एक काम ये हो सकता है कि आप 18,150 या 18,050 आएं और उसके बाद बाउंस करें, या कल गैप से खुल जाए। दोनों में से क्या होगा इसका पता नहीं। तो अपने सिंपल ये करना है, 200 पॉइंट के और रिस्क समझ लें कि 18,000 तक की रिस्क बन सकती है, वो समझकर खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड की जा सकती है, और यहां से आपको खरीदारी करके थोड़ा और ऊपर के लिए इंतजार करना चाहिए। 18,300, 18,350, 375 ये लेवल हैं तीन जिनके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आज आपको क्लोजिंग में 1 घंटा है 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप थोड़े और अच्छे हैं, और अगर 18,300 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो कल के लिए थोड़ी चिंता है। तो खरीदें उतना ही जितना आप आराम से 200 पॉइंट की अगर और कमजोरी हो जाए निफ्टी पर देख सके तो, पहली चीज। और दूसरा, अगर फ्यूचर्स सीधा सीधा खरीद रहे हैं तो आपको यहां पर फ्यूचर्स में आपको कहीं न कहीं हेजिंग करके चलना चाहिए, वो 18,000 के पुट के साथ होना चाहिए। 18,200 आखिरी सपोर्ट है, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो उम्मीद करें कि यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हालांकि एक चीज हुई है, जब आप 18,300 के नीचे ट्रेड करें तो लगभग 1 करोड़ शेयर ऐसे पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन जो बनाई हुई है वो रिस्क पर है। ऊपर कॉल राइटिंग काफी जबरदस्त हुई है। ये कॉल राइटिंग शॉर्ट कवरिंग में तभी बदलेगी चूंकि ओवरसोल्ड मार्केट है, जब ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट दे। तो अगर आज अमेरिका में बढ़िया तेजी होगी तो कल सुबह आपको एक गैप अप ओपनिंग और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अगर अमेरिका खराब हुआ तो आप नीचे खुलकर फिर रिकवर करेंगे। तो रिकवरी आपको 18,150, 18,200 से आएगी या 18,000, 18,050 से आएगी, वही आपको डिसाइड करना है। बाकी रिकवरी आनी तय। तो थोड़ा खरीदें, थोड़ा कल के लिए रखें। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर है, अब भी 39,300 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक बार की उसके नीचे फिसला जरूर था, लेकिन कोई खास खराबी बैंक निफ्टी में अभी तक हुई नहीं है दीप। इनफैक्ट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफी बेहतर है, काफी मजबूत है। तो ऐसे में 39,000 को आप सपोर्ट मानकर चलें। बैंक निफ्टी में भी 39,300, 39,350 के आसपास आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी करने का सोच सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ। 39,500 के ऊपर अगर आज बंद हो जाता है बैंक निफ्टी तब तो समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और 39,500 के नीचे थोड़ा बंद होता है तो हल्के से आप कोशिश है। 39,300 ये लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे नजर रखिए। तो सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी भी पहुंच रहा है, सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी पहुंच रहा है, इसलिए चिंता करने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दीप एक काम मैं और कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं कल के 2,000 के स्टॉक के लिए भी तैयार हूं, ताकि आपको ये लगे कि वाकई में जो मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूं वो मजबूती के साथ दे रहा हूं। जी बिल्कुल सर, पूरा भरोसा है आपकी कॉल पर, और अब खरीदारी का भी मौका है। और आइए बिगुल भी अनिल जी के लिए कल के 2,000। जी सर। दीप, कमजोरी के मार्केट में भरोसेमंद शेयर पर खरीदारी करने की राय, और वो है आईटीसी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो सारे स्टॉक्स जहां पर डिफेंसिव जिन्हें आप मानते हैं 246, 247 के आसपास आईटीसी चल रहा है, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। हरे निशान में बना हुआ है इस कमजोर बाजार में भी, और अच्छी बात ये 260-65 के आसपास से करेक्ट होकर 245 तक आ चुका है। तो एक 20 रुपए का 10% के आसपास का, 8% के आसपास का अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। 242 आज के लो का स्टॉप लॉस लगाएं। 255
260 दो टारगेट के लिए आप करें खरीदारी, और अगर हुआ तो 265 तक भी, 255, 260, 265 तीन टारगेट हैं जिनके लिए खरीदारी करनी है। अब अगर आपको रिस्क लगती है तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, 250 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, 5.5 रुपए के आसपास मैंने देखा था लास्ट, 5.5-6 रुपए के आसपास होगा, वो खरीद सकते हैं। 9 रुपए और 13 रुपए, ये दो टारगेट के लिए आपको 250 के कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है। तो आप अगर रिस्क के हिसाब से लगे, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लगती डिफेंसिव शेयरों में, लेकिन फिर भी अगर किसी को रिस्क रखनी है, फ्यूचर नहीं करना है, तो आप 250 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। या अगर आप फ्यूचर खरीद रहे हैं और अपने आप को हेज करना चाहते हैं तो 240 का पुट भी ले लें, फ्यूचर खरीद के 240 का पुट खरीद लें, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से करें, लेकिन हेजिंग के साथ या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा खरीदें, डिलीवरी के हिसाब से खरीदें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ खरीदारी करने की राय। आइए वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का, 2:45 हो चुके हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत भी। स्वागत है आपका बसीन साहब। बताएं सर पहले तो आउटलुक और उसके साथ ही कुछ अपडेट्स भी आपके। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आउटलुक तो बहुत अच्छा है। मार्केट में क्लेंजिंग प्रोसेस था, अनचार्टर्ड टेरिटरी में चली गई थी, लेकिन वो स्टॉक स्पेसिफिक है। अभी भी देखिए आईटी, आज देखिए बैंक्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म। तो मुझे लगता है ये अर्निंग्स के ऊपर थोड़ा सा और रुझान रहेगा। वी विल हैव टू वेट, बट जो मार्केट में मच नीडेड करेक्शन थी बिफोर द एक्सपायरी, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। I would say this 18,150 200 will be a very good range। अगर आप वेट कर रहे थे साइड लाइन पे तो लेने का मौका है। हमेशा आपसे, जब आपको याद है, ये 10 दिन से हम कह रहे थे कि डोंट चेस द रैली, मार्केट में मौके आएंगे तब आप लीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और मेरे को लगता है बैंक्स आर गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं, फिर आपको आज के कॉल दे दूं। जी सर, प्लीज अपडेट बताएं सर। तो पहले तो आपको अपडेट दे दूं, एचडीएफसी लाइफ सुबह आपको बाय दिया था, मैं अभी भी कायम हूं। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे सबसे अच्छे रहेंगे और मुझे कोई दो राय नहीं कि एचडीएफसी लाइफ इज गोइंग टू हेड बैक टू द ओरिजिनल हाइज विच इट हिट 745। आज के लिए आपको 780-28 का 30 का टारगेट कायम है। टाटा पावर में फिर कह रहा हूं मौका है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड द ईवी साइड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बास्केट। तो टाटा पावर में ये मौका मत चूकिए, ये वापस 250 रुपए जा रहा है। आज आपको 28-30 पे दिलाया था। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज लो एंड दिस इज हेडेड टू, लाइक आई टोल्ड यू, 245 to 248 इन द नियर टर्म। आज के दो बाइस हैं, आप शुरू करूं तो पहला होगा, देखिए सीमेंट के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये सीजनली वीक क्वार्टर है और सीजनली वीक क्वार्टर का मतलब है कि आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। अल्ट्राटेक के पास 120 मिलियन टन की कैपेसिटी है और नए जो प्लांट उन्हें मध्य प्रदेश में वो ऑन स्ट्रीम आएगा। 7130-40 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 7000, 7300 मुझे दिखता है अल्ट्राटेक में इन द बिफोर द एक्सपायरी। तो अल्ट्राटेक इज माय टॉप पिक। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपको मैंने 84 में कहा था, 98 का टारगेट जो उसने 3 दिन पहले मारा है, अब वापस लीजिए 90 पे। कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 8750, 95 to 96 का फिर इसका टारगेट मुझे दिखता है। 96 के टारगेट के लिए यहाँ पर फिर से करें खरीदारी। अल्ट्राटेक, सीमेंट और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में खरीदारी करने की राय है आपके लिए बसीन साहब की तरफ से। तो खरीदारी का मौका यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। दीप देखिए बाजार भी थोड़ी थोड़ी रिकवरी के मूड में आता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं निचले स्तरों से करीबन 50 पॉइंट की रिकवरी, 40-50 पॉइंट की, 18,200 के लेवल को होल्ड किया। इसी लेवल की हम बात कर रहे थे कि ये सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है और 39,300 का लेवल बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल के आसपास आया, वहां से हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत तो डेफिनेटली दिख रहे हैं। जी बिल्कुल सर, हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और कुछ दिग्गजों में वापस सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस निचले स्तरों से खरीदारी। आईटीसी ऑफ कोर्स जो आपने कहा सर, वहां से भी निचले स्तरों पर खरीदारी आती दिखी पॉजिटिव टेरिटरी में। और भारती एयरटेल, यहां पर भी एक्शन बन रहा है। तो कुछ दिग्गज निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, हल्की फुल्की खरीदारी आती दिख रही है। टाटा ग्रुप के शेयरों पर भी नजर रखनी चाहिए। अभी बसीन साहब टाटा पावर की बात कर रहे थे। और एक चीज जो मैं और कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर कोई रिस्क लेने की ताकत रखता है तो हल्के फुल्के मेटल शेयर भी अब खरीदारी का मौका दे रहे हैं, स्पेशली टाटा स्टील भी, जो निचले स्तरों से अच्छा करेक्शन देकर अब वापस से आपको रिकवरी। लेकिन ये याद रहे, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़े आपको नीचे भी दिखा सकते हैं
वोलेटाइल भी हो सकते हैं, मार्केट का मूड माहौल ऐसा है, ऐसे में खरीदारी की हिम्मत करना मुश्किल काम है, लेकिन हिम्मत करके अगर आप कर सकते हैं, अगर आप हल्के हैं, खाली है, तो थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करें, तभी आप मतलब पैसा बना पाएंगे। तेजी के मार्केट में आपको हमेशा ऊपर में लेना होता है, मंदी के मार्केट में जब मिलता है थोड़ा ही लें, रिस्क को ध्यान में रखते हुए लें, और ये ध्यान में रख के लें कि भाई हाँ 200 पॉइंट अगर निफ्टी और नीचे आ जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है। 18,000 के नीचे का खराब लग नहीं रहा है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो यही आज जो बना है ये भी आसानी से नहीं टूटना चाहिए, 18,200 भी। और सुबह हम इसीलिए बात कर रहे थे 18,200 18,250 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहाँ पर लेने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्लोजिंग कहाँ तक पहुँचती है, थोड़ी और रिकवरी होती है नहीं, लेकिन ओवरऑल पैनिक ना करें, चिंता न करें। अगर आपने अब तक नहीं बेचा है तो पैनिक मत कीजिए। जब ऊपर उछाल आए, आज सुबह भी एक बार आपको अच्छा उछाल मिला, तो जब उछाल मिले तब आप हल्के होने का कोशिश करिए। जी बिल्कुल, तो यही मौके होते हैं बाजार के मूव का फायदा उठाने के लिए। बात करते करते 50 पॉइंट की मूव आपको निफ्टी में आती हुई दिख रही है, जहां से अनिल जी ने अपनी स्ट्रैटेजी दी थी। चलते हैं कैश का ऑप्शन जय ठक्कर के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। जय बताएं। जी दीपांशु, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द शो में किया कि मॉर्निंग में निफ्टी में एक बाउंस बैक की उम्मीद की थी, वो आया था, प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई थी कॉल पर। अब फिर से वो लेवल्स पर आ चुका है कि यहां से फिर से बाय करना चाहिए, क्योंकि एक बाउंस बैक की उम्मीद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,200 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का 240 पर ट्रेड कर रहा है अभी, 240 पर 18,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का 240 पे खरीदे। यहाँ पे दीप स्टॉप लॉस होगा 192 का। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे बनकर आ रहा है दैट इज 296, सेकंड टारगेट 320। ये तो टारगेट्स के लिए खरीद कर चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में हायर साइड पर अगर आप देखें तो 18,400 450 के आसपास रेजिस्टेंस है, बट जैसे मैं अनिल जी को सुन रहा था, और इनफैक्ट मेरी भी वही राय है कि 18,200 18,150 ये रेंज में सपोर्ट है। सो ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,370 18,400 ये रेंज फिर से टेस्ट हो सकती है बाउंस में कल की एक्सपायरी में। 400 के ऊपर एक्सपायरी देखना एज ऑफ नाउ थोड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट 370 400 के लेवल्स तो टेस्ट कर सकता है। एंड वही व्यू के साथ मैं ये 18,200 का कॉल रेकमेंड कर रहा हूँ। 18,200 का कॉल खरीदें। अगले हफ्ते की जो मंथली एक्सपायरी होगी उसका ये आ रही है जय की तरफ से राय आपके लिए। तो बाजार रिकवरी मोड में है। अनिल जी भी अभी यही बता रहे थे कि यहां से अब आपको बिकवाली नहीं करनी है, बल्कि अब ये खरीदारी के लेवल्स आ रहे हैं। तो आइए एक कॉल लेते हैं सचिन जी की तरफ से, बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी करने की ही सलाह है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, लगभग अराउंड 39,290 के आसपास का ही स्विंग बना है, एंड वहाँ से जो रिकवरी हो रही है मुझे लग रहा है कल के सत्र में एटलीस्ट एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। कहीं जाकर 39,800 900 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक अगर पूरे 2 दिन की वोलेटिलिटी देखे पिछले, तो वहाँ पर कहीं पर भी वीकनेस नहीं थी, एंड इनफैक्ट आज के स्विंग में भी इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को ब्रीच नहीं किया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मौका है जहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1995 के पास। खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक में। पहला टारगेट होगा अराउंड 2065 का, एंड सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2085 का। 2065 2085 बैंक्स यहां पर है आपका फोकस, फ्रंट एंड सेंटर। नजर रखिए, आशु जी भी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे, बैंक्स पर रखिए नजर। अनिल जी ने भी कहा भरोसा यहां पर आ रहा है, और इसी भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वेश जी भी, बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे लगता है एक्सट्रीमली बेरिश सेंटिमेंट्स है मार्केट में, और मिड कैप जिस तरह से गिर रहे हैं, तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ और फिर मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। 18,200 का 28 अक्टूबर का कॉल ऑप्शन खरीदना है।
और मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा वाइडर स्टॉप रखिए 150 का। 350, 400 और 450 के टारगेट होंगे, मतलब मैं ऑलमोस्ट डबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन को। सी लॉजिक समझाता हूँ, ये वीक मतलब कल जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी का पुट कॉल रेशियो 0.57 है, और मंथली एक्सपायरी मतलब 28 अक्टूबर वाली जो एक्सपायरी है उसका भी अगर आप पुट कॉल रेशियो देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 1 के ऊपर है। दैट मीन्स वहां पे पुट मोर रिटर्न है। तो व्हाट हैज हैपेंड इन अ वेरी शॉर्टर टर्म, मतलब कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेसिव कॉल राइटिंग हो चुकी है, लेकिन निफ्टी ने अभी अपना 9 EM में जस्ट टेस्ट किया है और 2 दिन का जो गैप था उसको टेस्ट किया है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी लेड रिकवरी होगी। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस एंड कोटक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और मुझे लगता है निफ्टी विल गो बैक टू 18,500 के आसपास। तो यहाँ पे दीपांशु 18,200 का 28 अक्टूबर का कॉल ऑप्शन खरीदना है 230-240 की रेंज में। 150 का स्टॉप लॉस रखें। 350, 400 और 450 के टारगेट रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी जय ने भी यही कॉल दी थी, विश्वेश जी की तरफ से भी लगभग सिमिलर कॉल आ रही है और लेवल्स भी बड़े निकल कर आ रहे हैं इस समय। तो बाजार पर है भरोसा हमारे एक्सपर्ट्स का, बैंक लेड रिकवरी होगी, ये आपके लिए सामने निकल कर आ रहा है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन दोनों दिग्गजों पर रखें नजर। बट फिलहाल इंडसइंड बैंक पर भी थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। कैनरा बैंक आपको हल्की खरीदारी दिखा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा तो पॉजिटिव है ही, और सचिन जी अभी कह भी रहे थे कि कोटक बैंक पर करनी है खरीदारी। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहां पर जरूरत है इस समय नजर रखने की। एक बार जरा एक्सिस बैंक पर भी राय ली जाए किरण जी से। किरण जी, क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक? क्या खरीदारी के जोन में दिख रहा है आपको 800 के ऊपर इस समय? देखिए, एक्सिस बैंक में अगर बाय करना है तो मैं 820 की राह देखूंगा। इसको क्रॉस करने के बाद ही बाय करूंगा, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 820 के आसपास ही है। तो 820 के ऊपर अगर चलता है तो ही मैं एग्रेसिव होऊंगा एक्सिस बैंक पे बाय करने की। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो 5 रुपए का रिस्क लेना चाहिए, पर टारगेट्स काफी बड़े होंगे। 870 के टारगेट्स अगले गुरुवार तक के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस। नजर रखिए दिग्गज बैंक्स पर। बेसिकली इस समय बाजार की नजर वापस बनती हुई दिख रही है। थोड़ी रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में, थोड़ी और अभी आपको बनती हुई भी दिख रही है। बैंक्स, एक बार जरा सारे बैंक्स को फिर से पुल अप करिए। एसबीआई पर एक्शन आपको दिख रहा है, इसके साथ ही हम देख रहे हैं एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडसइंड, सारे के सारे, बल्कि 12 के 12 बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स निचले स्तरों से अब रिकवर होकर आपको दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक यहां पर भरपूर एक्शन बनते हुए दिखा है, और साथ ही बंधन, फेडरल जैसे मिड कैप्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी लेड रिकवरी आ रही है बाजार में। बैंक निफ्टी वापस 39,500 के ऊपर आपको आते हुए दिखा है। बैंक्स में एक्शन है भरपूर। पर आइए हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कच्चे तेल की, और इराक के ऑयल मिनिस्टर कह रहे हैं कि $100 के पार जा सकता है कच्चा तेल। एचपीसीएल की मैनेजमेंट कह रही है कि इस समय दाम काफी ज्यादा है, थोड़े गिरने चाहिए। बट जो ये 3 साल की ऊंचाई पर है, क्या आगे और अपसाइड दिख रहा है? क्या माने इराक के ऑयल मिनिस्टर की? वरुण, क्या लग रहा है? लेट है वो, लेट है। हाँ। पहले बाजार ने मान लिया था, बाजार पहले मान लिया। और जिस तरह से पोजीशंस बन रही ना एक्चुअली कच्चे तेल में, वो ये दर्शा रही है कि दिसंबर तक ही शायद आपको $100 तक कच्चा तेल बन जाते हुए देखेगा 2 महीनों में। और ये तो कह रहे हैं Q1 Q2। और दीप, उससे भी बड़ी बात यह कि कुछ जो ऑप्शन में काम करते हैं, जो वो लोग दिसंबर 22 में जो पोजीशन ले रहे हैं वो $200 क्रूड पे। $200 अगले साल की? हाँ, 180 और $200 के आसपास जो पोजीशन है वो ली जा रही है। ये बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्विक स्ट्राइक करके CME जो है उसकी एक बेसिकली एक ऑप्शन प्राइसिंग और एनालिसिस की टूल है, उसके हिसाब से ये डेटा निकल के आया है। और उनका ये कहना है कि अगर आप ट्रेडर्स को देखेंगे तो $100 के आसपास की जो पोजीशन ले रहे हैं वो दरअसल दिसंबर 2021 के आसपास की ले रहे हैं, और आने वाले साल में यानी कि दिसंबर 2022 तक कहीं ना कहीं $200 के आसपास की क्रूड में पोजीशन ली जा रही है, और अच्छे खासे वॉल्यूम पे पोजीशन ली जा रही है। अगर आप देखेंगे तो 1.67 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहे हैं। तो इस तरह के वॉल्यूम्स जो है वहाँ देखे जा रहे हैं। पहले ये जो पोजीशन ले रहे थे वो करीब 90 से 100 के आसपास ले रहे थे। एकाएक ये जो पोजीशन है वो बढ़ के कहीं ना कहीं 180 और $200 के आसपास पहुंच चुकी है। देखिए, इसमें काफ़ी सारे रीजंस है। एक तो जो कच्चे तेल की मांग जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी होने वाली है, ये लोग मान के चल रहे हैं, खासकर जो सर्दियां बढ़ने वाली है, और इसके बाद जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में पिकअप देखने मिल रहा है उसके चलते। और ओपेक ने अभी तक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के ऊपर कोई ज़्यादा क्लैरिटी दी नहीं है कि कितना और बढ़ाएंगे वो। तो इसके चलते भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है वो आगे चल के भी रहने वाले हैं। इसके अलावा दीप, और एक चीज़ बताऊँ, जिस लेवल पे अभी नेचुरल गैस है इक्विवेलेंट टू $200 ऑफ क्रूड है ऑलरेडी। हाँ, ये अभी 1-2 दिन में तो थोड़ा गिर चुका है, नो डाउट। लेकिन अगर जिस भाव पे नेचुरल गैस है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू $200 ऑफ क्रूड।
इतना हाँ, डाइवर्जेंस, इतना डाइवर्जेंस है। तो आई मीन दैट इज द रीजन कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद $200 तक टूट जा सकता है। हालांकि जाएगा नहीं जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है क्योंकि ट्रेडर्स है, देखिए ट्रेडर्स तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस हेज करके और आगे के फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे पोजीशंस बन रही है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि उन लेवल्स पे भी अब ट्रेडिंग होना शुरू हो चुकी है। एक भी होता है, एक स्कैसिटी प्रीमियम करके भी होता है। वो स्कैसिटी प्रीमियम जो है 2013 के बाद के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। करीब $8-8.5 के आसपास स्कैसिटी प्रीमियम जो है वो दिसंबर 22 के कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच चुका है। तो ये सब दर्शा रहा है कि हो सकता है कि बड़ी तेजी आपको आने वाले दिनों में कच्चे तेल में देखने मिले। और इराक के ऑयल मिनिस्टर ने तो कह ही दिया $100 के आसपास, तो बात ही डिमांड भी वैसे ही बढ़ रही है, डिमांड भी वैसे ही बढ़ रही है। तो लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि शायद इराक के ऑयल मिनिस्टर से ज्यादा एडवांस जो थे वो ये ट्रेडर्स थे, ऑप्शन ट्रेडर्स, जिन्होंने पहले इसमें बड़ी पोजीशंस बना ली। तो चलिए, क्रूड में एक्शन बन रहा है और हमारे रेजिडेंशियल क्रूड एक्सपर्ट भी हैं बंसल जी, आई थिंक $60 के आसपास बात भी हुई थी आपसे क्रूड की, अब 85 का स्तर क्रॉस किया है। बात तो 100 की हो रही है पर ट्रेडर्स 200 की पोजीशंस बना रही हैं इस पर। क्या लग रहा है सर क्रूड के चार्ट को देखकर? देखिए दीपांशु, अगर आप ध्यान दें तो एक दिन मैंने अभी रिसेंटली क्रूड के ऊपर ही खरीदारी की राय दी थी। और टेक्निकली दीपांशु बेहतरीन, मतलब कि टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट इसके अंदर हुआ है। तो नाइमेक्स क्रूड में मेरे जो टारगेट्स हैं वो 93 से 95 के हैं। एक बार ये आएंगे तो दीपांशु रिव्यू करेंगे। 200 रुपये तो दीपांशु ये काफ़ी बड़ी चीज़ लगती है। और एज ऑफ नाउ चार्ट देख के लगता नहीं है, एज ऑफ नाउ चार्ट देख के तो 110 रुपये की हर्डल भी नाइमेक्स क्रूड के लिए तोड़ना काफ़ी बड़ी बात होगी। तो 93 से लेकर 95 का टारगेट जोन है। एक बार ये आता है तो तब इसको रिव्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ से बंसल जी भी अपसाइड देख रहे हैं। आशा करें कि ये नहीं आए जल्दी, बट ट्रेडर्स की जो पोजीशन बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा है इस स्पेस में। सुमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिगुल, उनके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर क्या करना है इस समय? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मार्केट्स में तो एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पे ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेल का सही नहीं बैठेगा। इसके लिए कॉन्ट्रा बेट लेना ज्यादा प्रेफरेबल है और बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करना सही रहेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर 39,600 का कॉल लेना है। 170-175 पे ट्रेड कर रहा है अभी, 170-450 टू बी वेरी प्रिसाइज। सो 175 पे बैंक निफ्टी का 39,600 का कॉल ले। स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 75 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 275 और 375। बाय बैंक निफ्टी 39,600 कॉल एट CMP 175, स्टॉप लॉस 75, टारगेट 275 और 375। ये देखने को मिलना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी वैसे भी कंपेयर टू निफ्टी मजबूत है। जैसे ही थोड़ा सा भी मोमेंटम ऊपर की तरफ आया तो बैंक निफ्टी अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम में सुमित जी भी अब जुड़ गए हैं। एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदारी करनी है, 39,600 की कॉल 175 के लेवल्स के आसपास। और क्लियर लेवल्स हैं आपके लिए 75 का स्टॉप लॉस, 275 और 375 के बड़े टारगेट्स यहां पर आपको निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार तैयार है यहां से मूव करने के लिए। अनिल जी भी अभी यही बोल रहे थे। अब देखते हैं कि कितनी मूव यहां पर आपको आती हुई दिख सकती है। चलते हैं जय के पास। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए। दीप, अडानी पोर्ट्स पर खरीद कर चलना है। 790 का कॉल ऑप्शन 27 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 20 का। फर्स्ट टारगेट ऊपर में बनेगा 37 का एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 42 का। 37-42 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे, बिकॉज अडानी पोर्ट्स में ये जो 3 दिनों से करेक्शन आया है, इनफैक्ट आज स्टॉक अब पॉजिटिव हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो रहा है और फिर से हमें रिसेंट जो हाइज देखने मिले थे 820 के ऊपर, उसके ऊपर निकलते हुए देखने मिलेगा। तो दीप, अगर ये 820, 25, 30 भी हो जाता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 35-40 हो जाएगी। सो हमारे टारगेट्स वैसे ही हासिल हो जाएंगे। अडानी पोर्ट्स पर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 50% रिट्रेस कर चुका है अपने प्रीवियस राइज का। आई थिंक ये लेवल्स पर अगर आप 27 पे खरीदते हैं तो आपको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए दिख रहा है अदानी पोर्ट्स में। इसमें आप खरीदारी करके चलें। 790 का कॉल
ये आ रही है जय की तरफ से राय। इस बीच माइंडट्री के लिए अच्छी खबर है, वेस्टर्न एसेट के साथ इन्होंने एक करार किया है। ये माइंडट्री के लिए आपको खबर आती हुई दिख रही है। इस समय स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में है। मिड कैप आईटी यूजुअली तो होल्ड आउट ही करता है, आज वैसे थोड़ा उतार चढ़ाव मिड कैप आईटी में भी रहा है बाकी बाजार के मुताबिक, बट आईटी सेगमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार है जो इन्होंने वेस्टर्न एसेट के साथ करार किया है। माइंडट्री वागले साहब काफी एक्टिव रहता है, थोड़ा ऊपर से तो ये भी करेक्ट हुआ है, वापस एंट्री के लेवल है क्या सर माइंडट्री के लिए? दीपांशु, इनफैक्ट ये स्टॉक गिरा ही नहीं है। इनफैक्ट मैं 4600, 4550 ये लेवल 4600 का आई थिंक आज का लो है, तो वहां पर एंट्री का गुंजाइश था। अभी मुझे लगता है अभी भी एंट्री किया जा सकता है पोजिशनली। मुझे ये स्टॉक सूनर देन लेटर 5000 के ऊपर जाते हुए दिखता है। 5000 के ऊपर वापस ये काउंटर या 5000 के करीब का हाई है, वापस उन लेवल्स पर आपको ये जाते हुए दिख सकता है। माइंडट्री इस पर रखें नजर, एक डील भी इन्होंने की है साइन। बैन से बेनिफिट आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। इतने बदलाव रोज हो रहे हैं आशीष, बताइए आज कितने बदलाव होने वाले हैं? आज भी ढेर सारे बदलाव होंगे दीपांशु। सबसे पहले वो स्टॉक बताता हूँ जो बैन से बाहर आएगा। काफी लंबे समय से स्टॉक बैन में बना हुआ था, BHEL। यहाँ पे पोजीशंस कम हुई हैं और इसके पूरी संभावना है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। करीब 80.1% है फिलहाल, 80% से नीचे आती जो है स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। तो BHEL तो पक्का है, बाकी के तो जो 8 स्टॉक हैं वो तो बैन में है, बैन में बने रहेंगे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी करीब 80% के आसपास भी जो IRCTC भी नहीं IRCTC और फ्रेश पोजीशन 90% है, 90% है, तो अभी तो नहीं आएगा। कल 106% के साथ आया था, अभी 90% है, तो ये तो रहेगा बैन में, 1-2 दिन तो रहेगा। लेकिन फ्रेश एंट्री होने जा रही है L&T हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर नजर रखिएगा। 100% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में, तो स्टॉक पक्का है कि बैन में आएगा। और दूसरा नाम आता है टाटा पावर का, यहाँ पर करीब 98% हो गई है। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि टाटा पावर बैन में आ जाएगा। वैसे ज्यादातर आता नहीं है स्टॉक, लेकिन क्योंकि 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया तो थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। तो BHEL बाहर आ जाएगा, BHEL पक्का आ रहा है, पक्का। और उसके सामने टाटा पावर शायद एंट्री लेगा और L&T फाइनेंस लग रहा है कि एंट्री ले सकता है। 100% हो चुके हैं। चलिए, तो फिर ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट कुछ बदलाव जहां पर रखनी नजर, पर बाकी में से एक भी स्टॉक बाहर नहीं आ रहा है। कोई भी स्टॉक नहीं है, दूर तक कोई भी स्टॉक नहीं जिसके 80% के पास हो मार्केट वाइड पोजीशन। सबसे कम भी देखोगे तो BHEL के बाद सन टीवी की आती है 83% पर। आज सुबह लग रहा था सन टीवी जैसे मूवमेंट है, लेकिन मैं काफी देर से वॉच भी कर रहा हूँ, लेकिन कम नहीं हो रही पोजीशन यहाँ पे। कल 83.8% थी क्लोजिंग के समय मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी 83% पे अटकी हुई है, कम नहीं हो रही। चलिए, कम नहीं हो रही है पोजीशंस, पर लग रहा है कि शायद BHEL फाइनली बैन से बाहर आते हुए दिख सकता है। कुणाल जी, BHEL पर राय, अगर बैन से बाहर आ रहा है थोड़ा और मूवमेंट एक्सपेक्ट करें? 70 के आसपास है, वैसे आज भी इसने होल्ड आउट किया है सर। देखिए, बहुत बेहतरीन होल्ड आउट है ये दीपांशु। चार्ट में अभी BHEL का ही देख रहा था, इंट्राडे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है बैन से बाहर आएगा तो इसमें एक रैली बनेगी और बहुत मुमकिन है कि आपको 76, 77 के लेवल्स इसमें जल्द आते हुए दिखें। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस 71 के आसपास रखें, कैश मार्केट में खरीद लें क्योंकि अभी तो बैन है। कल बैन से बाहर आएगा तो मुझे लगता है कि 76 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 76 के लेवल्स आज भी वैसे अच्छी तेजी बनी है, 5% ऊपर डेज हाई पर है इस समय। बैन से बाहर आने की तैयारी है और डिलीवरी लेकर अगर आप खरीदारी करें तो और आप फायदे में रहेंगे इस पर। आशु सर, डेल्टा कॉप पर आपकी राय लेनी थी क्योंकि अगेन हाई बीटा कैटेगरी में ये भी रहा है पिछले कुछ हफ्तों की जो मूव है। 300 के ऊपर के हाई के बाद थोड़ा ये भी अच्छा करेक्ट हुआ है, 10-12% नीचे आया है। क्या ये वापस री एंट्री के लेवल हैं डेल्टा कॉप के लिए? डेफिनेटली दीपांशु, 250 और 270 के बीच में ये फिर, और मुझे लगता है कि अभी अगले 2-4 दिन भी ये ऐसे ही रह सकता है क्योंकि इस एक्सपायरी में इस एक्सपायरी में 300 के ऊपर का लेवल भी आया था पोस्ट रिजल्ट। तो उसमें मुझे लगता है कि ऊपर में जो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है वो स्मार्ट मनी ने जरूर बुक की और करना भी चाहिए होगा ऐसी न्यूज पे, और उसके बाद ये सबड्यूड है। तो आई थिंक एक्सपायरी तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, बट यस ऐसे ही टाइम में एक्वायर करने का मौका होता है। तो मुझे लगता है कि 270 और 250 ये 20 रुपए के बैंड में आपको धीरे धीरे एक्वायर करना चाहिए, इसको फिर से लॉन्ग करना चाहिए। फिर 300 प्लस के लेवल दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट इसके बिल्कुल बम्पर रिजल्ट आएंगे जो आप और हम यहीं पे बात करेंगे और देखेंगे। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू एक्वायर डेल्टा कॉप, और अगले 2-4 दिन में आप बिल्कुल एक्वायर कर सकते हैं। इस एक्सपायरी में कोई ऐसी बहुत बड़ी ट्रैक्शन नहीं दिखती है।
ओके, तो सही समय है डेल्टा कॉप पर भी खरीदारी करने का। और ऑफकोर्स मैनेजमेंट से भी हमने कुछ समय पहले बात करी थी। हार्दिक देवता साहब ये भी कह रहे थे कि जितना एक महीने का रेवेन्यू होता है वो 10 दिन में देख रहे हैं, तो ये क्वार्टर तो दमदार उनके लिए रहेगा ही। रीओपनिंग प्ले भी है डेल्टा कॉप, इस पर रखें नजर रखते हैं वागले साहब की पिक पर। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST है, भारतीय में बाय करके चले। 700 का लेवल आज उसने ब्रेक नहीं किया। हमने 705 में बात किया था, फिर 717 जाके अभी 705-6 का बॉटम बना के अभी ऑन द वे अप है। 711 का भाव है, यहाँ पर बाय करे। 710 तक आता है, ऐड करे। 705 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कल का टारगेट 722 से 725। 722 725 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आज सुबह भी वागले साहब कह रहे थे भारती में आपको मौका मिलेगा डिप्स पर। आया है वो डिप और अब मोमेंटम में आ गया है स्टॉक। जय का भी इस पर भरोसा था, तो नजर रखकर चलें। भारती एयरटेल, इस पर एक्शन हो रहा है तैयार। इंडस टावर, इस पर भी थोड़ी देर पहले सचिन जी से हम बात कर रहे थे, अच्छा एक्शन उस पर भी आते हुए दिख रहा है। और वोडाफोन आइडिया, ये भी आज फोकस में है क्योंकि कंपनी ने 4 साल के मॉरिटोरियम जो ऑन ऑफर था AGR भुगतान के लिए, उसका फायदा उठाया है। अब बाकी डिटेल्स जो हैं वो बाद में आएंगी, बट ये ज़रूर कहा है कंपनी ने कि ये मॉरिटोरियम का फ़ायदा उठाएंगी 4 साल का जो इन्हें मिला है। एक और स्टॉक जो आज सुबह चर्चा में था, मजगांव डॉक, जिस पर सिद्धार्थ जी ने बात भी करी थी। सिड की SIP में सबसे पहला स्टॉक था, 30% एलोकेशन की बात करी थी, कहा था 340 के लेवल्स रखने हैं। आज अच्छी मूव है। बंसल जी, जरा मजगांव डॉक के चार्ट्स देखें, 4% ऊपर आज ऐसे बाजार में। क्या यहाँ से और एक्शन एक्सपेक्ट करें? कोई BTST व्यू बनता है मजगांव डॉक पर? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। रिकवरी इन द सेंस कि कल स्टॉक में गिरावट थी, आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो डेफिनेटली एक खरीदारी का कैंडिडेट है। 266 266 का स्टॉप लॉस बैठता है दीपांशु, और यहाँ नजर रखनी चाहिए 277 के स्तरों पर। 277 277 के लेवल क्रैक होंगे तब यहाँ पर एक अच्छा मूव टूवर्ड्स 288 290 देखने को मिल सकता है। 288 290 के लेवल्स के लिए मजगांव डॉक पर रखें आप इस काउंटर को अपने रेडार पर। चलते हैं जय के पास। बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, ये भारती में तो बायोन डिप्स की सलाह दी थी, वो फिर से रिवर्स होकर अच्छा ट्रेड हुआ है। एक स्टॉक अब जो मैं दे रहा हूँ वो कैश सेगमेंट से दे रहा हूँ। एज अ डिस्क्लेमर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगा कि क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक हमने शेयर किया है, रेकमेंड किया है, और वो स्टॉक है सुवेन फार्मा। 530-31 के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे 560 और 600 ये 2 टारगेट्स के लिए मैं खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। सो लंबे टारगेट से 530 के आसपास है, 560 600 ये 2 टारगेट्स बन रहे। स्टॉप लॉस नीचे में रहेगा 509 का। दीपांशु, रीजन ये है कि इसमें बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका लास्ट लेग ऑफ कंसोलिडेशन खत्म हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी बेहतर है। लोअर एंड ऑफ द रेंज है, यहाँ से एक अच्छा आप मूव आ सकता है, और 560 अपर एंड ऑफ द रेंज है, वो टेस्ट होगा। अगर वो लेवल टूटता है तो एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा, और उसके बाद तो 600 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। इसीलिए सुवेन फार्मा बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो सुवेन फार्मा खरीदारी करके चले, ये आ रही है आपके लिए जय की तरफ से राय। चलिए, नजर रहेगी सुवेन फार्मा पर। नजर है कुछ और नतीजों पर भी। JSW स्टील, इसके नतीजे कैसे रहेंगे? आज तो थोड़ी वैसे मेटल्स में कमजोरी है 2 दिनों से, बट नतीजों के लिहाज से कैसे रहेगा JSW स्टील का प्रदर्शन, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं। दीपांशु, बहुत शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे। बिक्री के लिहाज से देखिए, रियलाइजेशन हो, मार्जिन हो, हर फ्रंट पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप आय का अनुमान देखें तो करीब 70% की ग्रोथ जो है साल दर साल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनका कामकाजी मुनाफा, क्योंकि देखा हमने कि पिछले साल के मुकाबले कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सस्टेन भी की हैं, इसके चलते कामकाजी मुनाफा जो है 124% बढ़ेगा। मार्जिन में काफ़ी बड़ी एक्सपांशन है, 23% से बढ़कर 30% रहेंगे, और मुनाफे में करीब 3.5% की जो है बढ़त आपको 3.5 गुने की, माफ़ कीजिएगा 3.5 टाइम्स की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल 1593 करोड़ के मुकाबले इस बार 5674 करोड़ का जो है मुनाफा हम दर्ज कर सकते हैं। और कामकाजी मुनाफे के तौर पर आप देखिए, एबिटा प्रति टन यहाँ पर भी जो रियलाइजेशन है काफ़ी बढ़िया, लगभग दुगने होते हुए नजर आएंगे। तो हर लिहाज से आप देखें तो तिमाही काफ़ी शानदार रहेगी। हालांकि नज़र रखनी होगी कोकिंग कोल की जो कीमतें हैं, इसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है, इस पर फोकस करना होगा। लेकिन नतीजे जो है आंकड़ों के लिहाज से काफ़ी शानदार रहेंगे।
बिल्कुल, तो नतीजे आंकड़ों के लिहाज से काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। फिलहाल ऑफ कोर्स स्टॉक को देखकर थोड़ा बाजार का कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया ज़रूर है, बट निचले स्तर से रिकवर कर रहा है। 2 दिनों की गिरावट है मेटल्स में, बट अदरवाइज तो ऑफ कोर्स प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और ये तिमाही जो गई है वो भी काफ़ी मजबूत रही है। प्राइस हाइक्स भी हमने देखे, डिमांड भी मजबूत है। चार्ट्स पर JSW स्टील, किरण जी कैसा दिख रहा है? यहाँ पर सपोर्ट दिखता है या थोड़ी और वीकनेस है? JSW स्टील का चार्ट अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें 705 के आसपास देखने को मिला है, वहाँ ट्रैप हो चुके हैं, पर नीचे में सपोर्ट 670 675 के आसपास देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि अभी नो ट्रेड जोन में ट्रेड कर रहा है और अभी कुछ ना करने की सलाह है, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है आपको 670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और वापस एक बार अगर 700 के ऊपर जाता है तो वापस एक बार मोमेंटम गेन इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक JSW स्टील का सवाल है। नजर रखिए, इस काउंटर पर भी एक्शन है। कुछ कैश स्टॉक्स भी हैं अब रिबाउंड मोड में आते हुए दिख रहे हैं। महिंद्रा CIE, जय जरा इसकी चार्ट पर डालें नजर। बढ़िया रिबाउंड आ रहा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले इसके नतीजे आए थे, उस दिन भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था। आज देखिए महिंद्रा CIE अभी अभी एक स्पाइक बनते हुए दिखा है। जय, क्या चल रहा है इस चार्ट पर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है दीप। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इसमें 10 की कमाई भी दिया था, एज अ 10 की कमाई रेकमेंड मैंने किया था, और जो हिसाब से आज ये स्टॉक में एज एंटीसिपेटेड एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है दीप। इमीडिएट बेसिस पर 280 का सपोर्ट है, एंड उसके नीचे अगर हम देखें पोजिशनल बेसिस पर तो 265, 280, 265 ये 2 अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। और महिंद्रा CIE दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे करीब करीब अगर ऊपर की तरफ देखें हम तो 313, 314 के वो लेवल्स निकलते मुझे नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। तो 314, 320 ये सारे टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद हमें लगभग 360 से लेकर 380 तक के लेवल्स भी पोजीशनली देखने मिल सकते हैं। बढ़िया ब्रेकआउट है, और हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जो हिसाब से बन रहा है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो मोमेंटम में आ रहा है महिंद्रा CIE। नजर रखें 290 के लेवल्स हैं, बट 300 के पार जाने की तैयारी है ये काउंटर। इसी के साथ विनती ऑर्गेनिक्स, इस पर भी ऐसे ही कुछ सिमिलर स्पाइक आते हुए दिख रहा है। सचिन जी जरा आप विनती ऑर्गेनिक्स के चार्ट देखें, यहाँ पर भी बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कमेंडेबल है दीपांशु, क्योंकि ओवरऑल अगर हम सारे केमिकल स्टॉक्स को देखें तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी सारी गिरावट हुई है, बट रिलेटिवली अगर इसमें देखें तो परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाइक को भी निकाल दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मैं सरप्राइज नहीं हो रहूँगा कि जल्द ही अपने जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल को ये वापस रिविजिट करे। अराउंड 2160, 2180 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है। जब तक यहाँ से 1980 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक इसमें वीकनेस नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस अपमूव ट्रिगर हो रही है, तो काफ़ी बड़े अपमूव के लिए वापस स्टॉक पोजीशन हो रहा है। बिल्कुल, तो बड़े अपमूव के लिए हो रहा है तैयार विनती ऑर्गेनिक्स, साथ ही महिंद्रा CIE, इन दोनों काउंटर्स पर रखिए नजर। मूव शुरू हो रही है JSW एनर्जी में भी, बल्कि पावर स्टॉक्स पर रखिए नजर। बॉटम से रिकवरी के मूड में आ रहे हैं। बंसल जी, JSW एनर्जी का चार्ट देखिए, यहाँ पर भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है, अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ गया है काउंटर। इस पर कोई BTST व्यू बनता है सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और यहाँ पर दीपांशु थोड़ी नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर एक क्रिटिकल लेवल था, 370 का एक क्रिटिकल लेवल था, उसको इसने तोड़ा और वापस इसके ऊपर आ रहा है, तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है BTST का। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है दीपांशु 372 का लगाना चाहिए, और टेक्निकली 393, 395 के लेवल से स्टॉक दिखाने का पोटेंशियल रखता है अगले 1-2 दिन के अंदर। BTST कैंडिडेट है JSW एनर्जी। नजर रखिए, सारे स्टॉक्स निचले स्तरों से आपको एक बढ़िया रिकवरी इस समय दिखा रहे हैं। आइए बायोकॉन, इस पर भी हमारी नजर। देवांशी हैं तैयार बताने के लिए। बायोकॉन कैसे रहेंगे इस तिमाही के नतीजे, देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले तो अहम होगा देखना कि सिंजीन के नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही एक्सपेक्टेशंस है कि सिंजीन के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, और इसके चलते बायोकॉन को भी काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिला के इनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, और साथ ही इनके जो सारे सेगमेंट्स हैं वहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्मॉल मॉलिक्यूल सेगमेंट, बायोलॉजिक सेगमेंट, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है, और इसी के चलते आप देखिए जो कुल आय है वो करीब 8% से लेकर 10% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। रिसर्च सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान
अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ कंपनी ने यहाँ पे जो R&D में खर्च किया है अपने एक सब्सिडरी के लिए, और इसी के चलते आप देखेंगे इनकी जो बॉटम लाइन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर होता हुआ दिखेगा। कुल मिला के कंपनी के जो मुनाफे हैं उसमें 8% तक की गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की जो मार्जिन हैं, कामकाजी मुनाफा है, उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा इस बार 5 से 7% बढ़ सकता है, मार्जिन 23.5% रह सकते हैं, जो कि काफ़ी स्टेबल होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यही होगी कि इसके जो सारे सेगमेंट्स हैं वो अगर इससे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप देखेंगे इनकी जो टॉप लाइन है वहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, और R&D का जो नंबर है इस पर नज़र रहेगी। साथ ही आप देखिए जो इंटरचेंजेबिलिटी स्टेटस है उसके चलते आने वाले समय में जो आय है उस पर जो कमेंट्री होगी वो सबसे अहम होगी। आखिर में आप देखिए जो मलेशिया की फैसिलिटी है उस पर क्या अपडेट्स आते हैं वो कमेंट्री अहम होगी, और इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो उन्होंने करार किया है इसके चलते आने वाले समय में क्या बेनिफिट्स हैं ये भी अहम होगा कमेंट्री में देखना। कुल मिला के जो नंबर्स हैं वो इस बार थोड़े से अच्छे रह सकते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको सारे ही नंबर्स में देखने मिल सकती है। सिंगल डिजिट ग्रोथ सारे नंबर्स में देख सकती है। नज़र रखिए यहाँ पर आपको एक्शन बायोकॉन इसके नतीजे आएंगे। स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है, फार्मा जब चलता है तब भी बायोकॉन में कम मूव आती है, पिछले कुछ दिनों से तो सुस्ती बैठा है। पर एक बार जरा मेट्रोपोलिस के दो काउंटर्स पुलअप करते हैं। एक तो मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स पुलअप करिए और फिर जो इसके स्पॉट के प्राइसेस हैं वो पुलअप करिए, क्योंकि लगभग 120 रुपये का आपको गैप इसमें आते हुए दिखेगा। और परसेंटेज वाइज भी देखें तो फ्यूचर्स सिर्फ 2-2.5% ऊपर हैं, उसके सामने मेट्रोपोलिस स्पॉट में आपको 6.5% ऊपर दिख रहा है इस समय। सचिन जी, आप थोड़ी देर पहले मेट्रोपोलिस से बात कर भी रहे थे, इतने बड़ी डाइवर्जेंस आ रही है सर, क्या चल रहा है इसमें? दीपांशु, मुझे लग रहा है कल से जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम्स बन रहे थे लगभग मुझे लग रहा है कहीं पे एक्यूमुलेशन ही हो रहा है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। इनफैक्ट जो अपर बाउंड है लगभग अराउंड 3150 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होना चाहिए, बट वो एक पोजिशनल कॉल होगा, एक फोलियो में ऐड करने वाला कॉल होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने पिछले 3 महीनों में अंडर परफॉर्मेंस दी थी मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर अभी ख़त्म हुई है। एंड काफ़ी बड़े आउट परफॉर्मेंस अगले कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर बन सकती है। सो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों में ये पर्टिकुलर काउंटर होल्ड करना चाहिए। जो टारगेट्स हमने दिए थे वो लगभग फ्यूचर्स के दिए थे, तो मुझे लग रहा है 2830 का जो फर्स्ट टारगेट था वो ऑलमोस्ट फ्यूचर्स में अभी अचीव हो रहा है। बट तैयारी रखनी चाहिए 2930 के स्विंग्स बनने की भी, क्योंकि उसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी समय तक ये नीचे रहा है, तो मुझे लग रहा है वहाँ तक तो ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रखिए मेट्रोपोलिस पर, और रैली भी एक्सटेंड होनी चाहिए। लग रहा है बाजार में मजबूत डिमांड है इस काउंटर के लिए, जिस तरह से स्पॉट मार्केट में ये काउंटर और बड़ी तेजी दिखा रहा है। 6% ऊपर मेट्रोपोलिस आपको वहाँ पर दिखेगा, और 100 रुपये का गैप फ्यूचर्स और स्पॉट के प्राइसेस में आपको इस समय मेट्रोपोलिस में आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में, तो इस पूरे मार्केट एक्शन में उतार चढ़ाव के बीच बैंक निफ्टी ने किया है ट्रेड और अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी कह के भी गए थे कि 39,600 की कॉल खरीद कर जाएं जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, और देखिए अच्छी रिकवरी वहां पर आ रही है। जय, आपसे एक राय लेना चाहूंगा जहां तक इंडसइंड बैंक के चार्ट का सवाल है। उतना हैवी वेट नहीं है बट मूवमेंट इसमें भी अच्छा आते हुए दिखा था। कल के लिए इंडसइंड बैंक को रेडार पर रखना चाहिए? वेल ओवरऑल ज्यादा बैंक निफ्टी का सवाल है। बैंक निफ्टी तो काफी स्टेबल ही रहा है। अगर हम देखें तो 39,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और वही 39,800 39,300 की रेंज है बैंक निफ्टी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से बैंक में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम वहां पे ज्यादा बेटर है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर एज ऑफ नाउ। बट इंडसइंड बैंक ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, स्लो एंड स्टडी एक मूव दे रहा है। ऑन अ लार्जर डिग्री तो अंडर परफॉर्मर रहा है, बट शॉर्ट टर्म में अगर हम इसके डेटा देख रहे हैं तो डेफिनेटली ऑन द डाउन साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि 1150 1140 ये शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है दीप इसके, और ऑन द फ्लिप साइड ऊपर में 1220-25 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 1225 के ऊपर मैं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज अबाउट 1225 दीप बाद में इसमें बहुत ही शार्प मूव देखने मिल सकता है 1350-1400 का, और फॉर दैट वो 1225 का लेवल्स निकालना होगा, तो उसी के ऊपर खरीदे। ओके, तो यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक। रखिए नजर बाकी सारे बैंक काउंटर्स पर भी, और उससे पहले एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
दी BTST के लिए एक ऑप्शन ट्रेड देना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का 92 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। मुझे लगता है कल सवेरे 95 और 97, 98 के लेवल्स टेस्ट हो जाने चाहिए। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का 4 रुपए 40 पैसे पे मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 3 रुपए 80 पैसे रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो 4 रुपए 40 पैसे 50 पैसे पे बाय होगा, मुझे लगता है कल आपको 6.5 रुपए 7 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, ये वो भी पहले 1-1.5 घंटे में ही। पहले 1-1.5 घंटे में ये मूव आ जाएगी। बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी दिखाते हुए दिख रहा है और साथ में आप नजर रखें बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपको आगे आते हुए दिखेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ कैनरा बैंक पर भी अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखिए उस काउंटर पर। SBI तो ऑफकोर्स हमारे सारे एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग आशुष सर, राकेश जी, कुणाल जी, अनिल जी बात कर ही रहे थे, वहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिखेगा। इसके साथ आप देख रहे हैं इंडियन बैंक सुबह से ही पॉजिटिव है, 2.25%, 3% ऊपर इस समय है। यूनियन बैंक में 5.5% की तेजी और IDBI बैंक कैश मार्केट से यहां पर भी अच्छा एक्शन बना हुआ है, फिलहाल 3% ऊपर दिख रहा है। तो बैंक काउंटर्स पर रखिए नजर। PSU बैंकिंग ये इस समय बाजार को संभालते हुए दिख रहा है, बाजार की लीड लेते हुए दिख रहा है और कई सारे ये काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छे BTST के विकल्प भी बनते हुए दिख रहे हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन यहां पर बात करें तो फाइनली जो पिछले 7-8 दिनों से नए रिकॉर्ड्स बनने की रोज प्रक्रिया थी और नए रिकॉर्ड क्लोजिंग बनने की भी प्रक्रिया थी, वो रुकती हुई दिख रही है। कल रिकॉर्ड क्लोजिंग बनने की प्रक्रिया रुकती हुई दिखी थी। आज जो इंट्राडे रिकॉर्ड्स बन रहे थे वहां पर लगा है ब्रेक, बट फिर भी एक्शन आपको दोनों तरफ का मिला है। शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद हमने देखा बाजार में आई गिरावट। इंडेक्स लेवल पर उतना भारी मूवमेंट नहीं था बट स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट काफी आई। 10 स्टॉक्स जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज करते हुए देखे, भारतीय एयरटेल सबसे आगे 710 के करीब यहां पर क्लोजिंग आ रही है। SBI, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ और ITC यहां पर आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। उसके सामने हिंडाल्को 4% की गिरावट इस पर आती हुई दिख रही है। टाइटन 2.5% नीचे, BPCL, HUL कल 4% गिरने के बाद आज भी 2.5% फिसला है ये काउंटर। ONGC, UPL, हीरो मोटोकॉर्प, IOC, NTPC, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, SBI लाइफ कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस दिखी है। IRCTC कल ये गिरा था, क्लोजिंग के समय हमने देखा 15% नीचे था, एडजस्टमेंट के बाद करीब 7.5-8% नीचे बंद हुआ। आज 20% नीचे ये बंद होते हुए आपको दिख रहा है। दीपक नाइट्राइट 12% नीचे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 10% की गिरावट, नवीन फ्लोरिन 8.5%, जुबलेंट फूड नतीजे तो ठीक ठाक रहे बट बाजार ने दिया है इसको थम्स डाउन, 8% नीचे ये काउंटर हुआ है बंद। आरती इंडस्ट्रीज 7% की गिरावट इस पर भी आती हुई दिख रही है। PI इंडस्ट्रीज यहां पर भी वीकनेस। IEX कल गिरा था करीब 5 से 6% और कल आने वाले नतीजों से पहले आज गिरा है 6-6.5%। टाटा केमिकल, सीमेंस, ICICI अप्रूव नतीजों के बाद वोल्टास, SRF, JK सीमेंट, L&T टेक, नाल्को, वेदांता, हिंडाल्को, इन सारे काउंटर्स में आपने देखी है वीकनेस। होल्ड आउट किया है वोडाफोन आइडिया 7% ऊपर, जो इन्होंने कहा है कि 4 साल के मॉरेटोरियम का फायदा उठाएगी कंपनी। इसके साथ BHEL लग रहा है कि बैन से बाहर आ सकता है, कल 6% ऊपर। जी एंटरटेनमेंट 5% की तेजी, इसके साथ मेट्रोपोलिस 3.5% ऊपर बंद होते हुए। कैनरा बैंक यहां पर अच्छी खरीदारी। इंडस टावर्स, इंडियन होटल्स, कॉनकॉर कल इसके भी नतीजे हैं, उससे पहले 2% ऊपर रहा ये काउंटर। L&T इन्फोटेक, टाटा मोटर्स और टाटा पावर यहां पर भी आपने एंड में एक अच्छी रिकवरी बनती हुई देखी है। तो ओवरऑल थोड़ा आपने देखा उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा। इंडेक्स लेवल पर देखें तो 2 दिनों में ऐसी कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं हुई है। कल 50-60 और उसके सामने आज 130 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी तो कल की गिरावट के बाद आज संभलते हुए दिखा है, बल्कि आज पूरे दिन बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है और हल्की बढ़त के साथ ही यहां पर आपको प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स करीब 350 अंक नीचे था। पर जय कल वीकली एक्सपायरी है और उससे पहले बैंक निफ्टी ने किया है होल्ड आउट। आप भी अभी कह रहे थे कि निफ्टी पर कॉल खरीदारी की राय आ रही है, तो कल एक्सपायरी के लिहाज से आज की जो क्लोजिंग आई और एंड में जो थोड़ी बैंक्स की रिकवरी है, कैसे समझें इसे? दीप, मैं कहूंगा कि जो हिसाब से एक इंट्राडे में डिप देखने मिली थी, वो हिसाब से तो क्लोजिंग बेहतर रही है, बिकॉज एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने मिला मार्केट में और एंड तक ही हमें बाउंस आते हुए देखने मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी एक्सटेंड हो सकता है ये बाउंस कल के ट्रेडिंग सेशन में। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,370-400 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो आज जितना लॉस हुआ है लगभग 136-140 पॉइंट का, उतनी आज कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक रिकवरी देखने मिल सकती है। बैंकिंग मोर और लेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा गिरेगा नहीं। 39,300, 39,800 ये रेंज है और ये रेंज में ट्रेड कर सकता है। बट यस, जो हिसाब से PSU बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है और वो कंटिन्यू करेगा। एंड आई थिंक दैट शुड डेफिनेटली हेल्प बैंक निफ्टी टू होल्ड ऑन, एंड वो हेल्प करेगा निफ्टी को भी
टू फाइंड सम सपोर्ट एट द लोअर लेवल्स। दीप 18,200 150 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में फ्रॉम ईयर ऑन। और मुझे नहीं लगता है कि एक्सपायरी में 18,200 के नीचे देखने मिले। वेबसाइट पे मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि 18,400 के ऊपर देखने मिले। सो मोर और लेस कल की जो रेंज होगी एक्सपायरी की वो 18,200 से लेके 18,400 की होगी। एंड अगर हम देखें अभी 18,280 के आसपास है तो इट इज इन द फेवर ऑफ अ बाउंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक अच्छी एक्सपायरी में बाई साइड पर या तो पॉजिटिव साइड पर देखने मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड एक्सपायरी में बाई साइड पर ज्यादा है, एक बाउंस के साइड पर ज्यादा है। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार पर नजर। कल है वीकली एक्सपायरी, 2 दिन काफी एक्शन पैक्ड रहे हैं। एक बार विक्स पर भी डाल दीजिए नजर, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा कल के उतार चढ़ाव में विक्स इतना ज्यादा मूव नहीं किया, करीब 1% ऊपर ही बंद हुआ। पर आज के उतार चढ़ाव में आपने देखा करीब 6% ऊपर विक्स भी आपको आते हुए दिखा है। आज का दिन तो एक्शन पैक्ड रहा, पर आपकी शाम भी होने वाली है एक्शन पैक्ड, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए कई सारे स्पेशल शो आज शाम के लिए तैयार करके लाई है। सबसे पहले क्या आपको पता है कि देश का 13 से 15 साल का हर 5वां बच्चा तंबाकू की लत का शिकार है। दरअसल एक सर्वे में यह डरावना सच सामने आया है। सर्वे के मुताबिक सभी उम्र के बच्चों को 9.10% लड़के और 7.5% लड़कियां तंबाकू की चपेट में आ चुकी हैं। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या फिर खैनी, बच्चे हर रूप में तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम अपनी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि देश के नैनीहाल नशे की गिरफ्त में जा रहा है और उन्हें बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है। चर्चा में हमारे साथ होंगे डॉक्टर शेखर सालकर, जो कि हैं प्रेसिडेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन और ऑनको सर्जन भी हैं। साथ ही डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि एक कैंसर सर्जन है। ये फिर आपके लिए खास शो हमारा आज शाम 4:56 पर तंबाकू की गिरफ्त में बचपन। मनी गुरु में आज त्योहार पर सस्ते ऑफर की बहार है। डेबिट क्रेडिट कार्ड के फेस्टिव शॉपिंग पर बेस्ट से बेस्ट डील का आप फायदा ले सकते हैं। क्या है इन अलग अलग ऑफर के मायने और त्योहार में क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज कैसे करें और फेस्टिव सीजन में फिजूल खर्ची से कैसे आप बचें। समझदारी से खरीदारी करने के तरीके हम आपको आज शाम 6:26 पर मनी गुरु में बताएंगे। जरूर देखिए, त्योहार पर खरीदारी, सस्ते ऑफर की बारी। साथ ही शाम 6:40 पर म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, जिसमें आज हम आपको बताएंगे इक्विटी सेविंग्स फंड की ABCD। इक्विटी सेविंग्स फंड्स क्या होते हैं, इनमें निवेश कैसे करें और कितने रिटर्न की कर सकते हैं आप उम्मीद। समझाएंगे इसकी सारी बारीकियां। हमारे साथ होंगे मेरे एसेट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के मार्केटिंग एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हेड श्रीनिवास खनोलकर साहब। चलिए, ये तो रहा आपके लिए शाम का एक्शन। एक बार फाइनल क्लोजिंग के फिगर भी देख लेते हैं। हल्की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, पर 39,500 के ऊपर की ही आई है क्लोजिंग। साथ ही निफ्टी यहां पर आपने करीब 150 अंकों की गिरावट देखी है। तो 2 दिनों में देखें तो लगभग 200 अंक फिसल कर बंद हुआ है निफ्टी, पर बैंक निफ्टी ने आज होल्ड आउट करा है और स्ट्रेंथ भी दिखाई है। कल है वीकली एक्सपायरी, एक्शन होना चाहिए काफी इंटरेस्टिंग। शो में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, बाजार पर अपना व्यू बताने के लिए भी। साथ ही राकेश जी, कुणाल जी, किरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जय और सच जी, आपका भी शुक्रिया।